आ रही है? क्या शुरू हो जाए? हाँ हाँ। अच्छा हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एम आई विजिबल? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? गुड मॉर्निंग। ओके, ओके, वेरी गुड। सब लोग लग रहा है ब्रेकफास्ट करके आ गए। भाई देखो, ऐसा है मॉर्निंग में एकदम बढ़िया से ब्रेकफास्ट करके, और कुछ ऐसा नहीं जो बहुत हैवी हो, क्योंकि फिर तुम्हें लगातार क्लासेस करनी है 5 घंटे, तो नींद भी आ सकती है और सुस्ती भी आ सकती। इसलिए बेस्ट है अपना एक बढ़िया, मेरा मानना यह है कि सुबह 2 बनाना लिया जाए और 1 गिलास दूध पिया जाए। आप समझ लीजिए 2 बजे तक एकदम फ्री, 2-3 बजे तक आप एकदम टाइट रहें। बीच में जो ब्रेक मिलेगा उसमें आपको एक लंच ब्रेक भी दिया जाएगा, हम लोगों ने कुछ शेड्यूल किया है इस तरह का। तो उस टाइम पर भी किया जा सकता है अपने हिसाब से, यार अपने हिसाब से देखो। बट ये कि एकदम फ्रेश रहना है, एकदम फ्रेश। प्रॉपर 6 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए। मॉर्निंग में उठिए। प्रॉपर ये हम लोगों को, है ना, तो कल की डीपीपी भी हम लोगों ने डिस्कस की है, और उसका वीडियो सोल्यूशन भी दिया है। तुम लोगों ने डीपीपी खुद भी सॉल्व की होगी, और कुछ अगर डाउट्स रहे होंगे। एक्चुअली मैंने कोशिश यही की है कि हम लोग उस डीपीपी में कुछ कुछ वही प्रॉब्लम्स करें जो जनरली बुक्स में कम दी गई हैं, और प्रैक्टिस भी जिनकी कम होती। और वो वैसे तो देखने को सिंपल सी लगती है, लेकिन अगर क्वेश्चन आते हैं तो सब लोग तभी कर पाएंगे जब सही से कर, जब एक बार देखा जाए, उसको एक बार समझा जाए। हाँ बेटा, होमवर्क का भी प्लान चल रहा है अभी तो। ऐसे थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम और दे दो। थोड़ा सा चीजें जब तक कवर नहीं होंगी ना, और उसका होमवर्क देने का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हालांकि अगर तुम लोगों ने ये चैप्टर थोड़ा बहुत पहले से किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से किसी भी सबसे पहले तो एनसीईआरटी को ही सॉल्व कर डालते हैं फटाफट। और उसके बाद कोई भी बुक अगर अवेलेबल हो, मैं अभी फिर बुक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आप डेविएट करें। हम अपनी तरफ से ही प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करेंगे, अपना पैकेज भी प्रोवाइड करेंगे, और कुछ और भी प्रॉब्लम्स अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें चाहिए, तो मैं 1-2 लेक्चर में जब कुछ पर्टिकुलर 1-2 लेक्चर में जब थोड़ा सा और चीजें कवर कर लेंगे ना, तो उसके बाद चीजें और अच्छी स्टार्ट होंगी। तो तुम्हें प्रॉब्लम देने में भी मजा आएगा। अभी एक्चुअली जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस चीज पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनाना, जैसे मैंने डीपीपी में बनाए हैं, लेकिन वो काफी मोनोटोनस से लगेंगे। वो काफी मोनोटोनस से लगेंगे। आपको लगेगा कि यार अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर हमने सीख लिया है तो उसी पर बार बार आप वही एप्पल्स कैलकुलेट करवा रहे हैं, कभी ऑरेंजेस कैलकुलेट करवा रहे हैं, कभी बनानास कैलकुलेट करवा रहे हैं, कभी उसके अंदर के सीड्स कैलकुलेट करवा रहे हैं। और डिटेल में जाएं तो आप येलो कलर्स के सीड्स कैलकुलेट करवा रहे हैं, कभी ब्लू कलर के सीड्स कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो चीजें हैं ऐसी। और
एक बार वो समझ में आ जाएंगी तो उसके बाद चीजों को हम किसी और तरह से भी चीजों को मुश्किल करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो अभी थोड़ा सा एक दो लेक्चर और वेट करते हैं और अपने हिसाब से जो तुम कर सकते हो वो अभी प्लान करो, अपने हिसाब से स्टार्ट करो, और एक दो लेक्चर के अंदर ही जब हम एक पर्टिकुलर लेवल अटेन कर लेंगे उसके बाद मेरे हिसाब से हमें सही से होमवर्क भी मिलेगा। और उसके बाद डीपीपीज वगैरह को भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं लास्ट डीपीपी को जो मैंने कल डीपीपी दी थी उसका तो प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन तुम्हें दिया है मैंने। वीडियो सोल्यूशन तो मैं हर डीपीपी का दूंगा, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कुछ डीपीपीज में आने वाले सवालों को हिंट दे के छोड़ दूं। मेरा पर्पस ये रहेगा कि मैं सॉल्व करूं, तुम सीखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि तुम कितना माइंड अप्लाई कर रहे हो अपना और कितनी अच्छी अप्रोच बना रहे हो सवालों को करने की, ये मैटर करे। तो मेरा सजेशन यही है कि अब आने वाले सवालों में, आने वाले डीपीपीज में हम इस चीज का ध्यान देंगे। कुछ बच्चे बता रहे हैं साउंड क्लियर आ रही है अब मैं एक बार और चेक कर लेता हूं। एक सेकंड वेट करना बेटा, जरा जस्ट वेट। अब आवाज आ रही है मेरी? अब क्लियर है? नाउ इज दिस क्लियर? लेट्स स्टार्ट। तो कल की जो क्लास थी हमारी
कल की क्लास में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर चीज डिस्कस की है जिसमें एक प्रॉपर तरीका बताया गया है। हालांकि मैंने डीपीपी सॉल्यूशंस देते वक्त भी तुम्हें बताया था कि एक तरीका तो तुम्हें दिया जा रहा है ना, जो मैंने कल कराया था उसके ऊपर, मतलब बड़ी कमाल की बात यह थी, पता नहीं तुमने इस चीज को ऑब्जर्व किया था कि नहीं। कमाल की बात यह थी कि बिना मोल को जाने आप किसी भी गिवन सैंपल के मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स, उन एटम्स के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स, उन न्यूक्लियॉन्स में भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इंडिविजुअली कैलकुलेट कर पा रहे थे। लेकिन उसका भी एक तरीका दिया गया था, और यह हैरानी की बात है, बहुत सारे बच्चे जैसे जिनको मैं भी पढ़ाता था पहले, या इवन मैं भी जब पढ़ाना स्टार्ट करा था और जब मैं पढ़ता था, तो मुझे बड़ा डाउट होता था कि अगर आपको सैंपल दिया जाए, तो मुझे तो मेरे टीचर ने एक ही बात बताई है कि अगर आपको सैंपल का वेट गिवन तो आप सबसे पहले उसके मोल्स कैलकुलेट करिए, और मोल्स कैलकुलेट करने के बाद अपना काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपको मोल्स मिलेंगे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलने के बाद आपको न्यूक्लियॉन्स मिल जाएंगे, प्रोटॉन्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ये हमारी पहली कैटेगरी थी। लेकिन मैंने ये सोचा था कि यार ये मोल वाली बात तो बाद में आती, इससे पहले तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, क्या उन बेसिक डेफिनेशंस को यूज करके हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते? तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मुझे समझ में आया यार ये तो बड़ा सीधा सा हिसाब है, इसमें केमिस्ट्री का ही नहीं। भाई जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल्स लिए थे, वो कुछ इस तरह के थे कि अगर आपके पास एक सैंपल, सपोज मैं ऐसे ही अज्यूम कर लेता हूं, मेरे पास एक सैंपल, सपोज ये मेरे पास एक सैंपल, ये सैंपल हम लोगों ने कल एग्जांपल लिया था, मैं फिर एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज ये सैंपल मेरा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल। आज मैं दो सैंपल को पैरेलली चलाऊंगा और बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। एक सैंपल ये, दूसरा सैंपल मैं ऐसे ही ले लेता हूं, सपोज दिस इज 100 ग्राम, कोई और भी सैंपल ले लेते हैं, सपोज NaOH सैंपल ले लेते हैं। पूछ रहा है इन दो सैंपल्स के बारे में कि आप ये बताइए मुझे इन दोनों सैंपल्स में कितने पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, इस सैंपल में कितने पार्टिकल्स हैं और इस सैंपल में कितने पार्टिकल्स, दोनों के अलग अलग बताइए। ठीक, तो मैं एक एक करके एक एक बात करता हूं। यहां के पार्टिकल्स कैलकुलेट करूंगा। पार्टिकल्स मतलब सबको याद है, जिस चीज का सैंपल है उसको मैं एप्पल अज्यूम कर लेता हूं। सिंस दिस इज अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सो इट हैज कैल्शियम कार्बोनेट नाम के एप्पल्स। दिस इज अ सैंपल ऑफ NaOH, तो इसका मतलब है यहां पर NaOH की बॉल्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सैंपल है ये एक ऐसा सैंपल है जिसमें जो एप्पल्स पड़े हैं उनका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये एक सैंपल ऐसा है जिसके अंदर जो ऑरेंजेस पड़े हैं उसका नाम है NaOH। अब वो जानना क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि भाई साहब ये बताइए इस सैंपल में कितने एप्पल्स पड़े। तरीका कुछ और भी हो सकता है। तुम अभी, मैंने कल भी समझाया, डीपीपी सॉल्यूशन के दौरान भी समझाया कि आप अभी ये मत समझिएगा कि सर मोल्स निकाल के भी तो पार्टिकल्स निकाले जा सकते हैं। हां बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, वही आसान तरीका है। लेकिन जो तरीका तुम्हें बताया गया है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर उन लोगों को ज्यादा आसान लगेगा जो हमारे इस तरीके से सवाल करेंगे। यानी मैं दोनों तरीके तुम्हें दूंगा, तुम्हें यह भी बताऊंगा कि जब इस तरह का सैंपल दिया जाए तो आप मेरा ये वाला मेथड यूज करिएगा, और जब इस तरह का सैंपल दिया जाए तो आप मेरा ये वाला मेथड यूज करिएगा। इस दोनों सवालों में वो मोल वाला मेथड यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट है, लेकिन क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है तो मैं उस मोल वाले में बात नहीं करूंगा। जैसे ही अभी मोल हम पढ़ेंगे तो हम इसी तरह के सवालों को मोल से भी सॉल्व करना सीख लेंगे। फिर आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, जैसा दिल करे आप करिएगा। आपको बता दिया जाएगा अगर इस तरह का सैंपल दिया जाए तो ऐसे प्रोसीड करिए, इजी वे है। इस तरह का सैंपल दिया जाए तो ऐसे प्रोसीड करिए, ये इजी वे है। आपको दोनों चीजें पता चल जाएंगी। जैसे ही सैंपल आप देखेंगे आपको दोनों तरीके आते हैं। ठीक, तो अभी मैं अपने पहले ही तरीके पे फटाफट दोबारा आ रहा हूं। यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल गिवन। ठीक, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल, अगर मैं इन एप्पल्स के नंबर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं तो बहुत सीधी सी बात है। ये तो आप किसी रिक्शे वाले से भी पूछेंगे, वो भी बता देगा कि भैया 100 ग्राम का बक्सा है, उसमें 1-1 ग्राम के सेब पड़े हैं, टोटल सेब 100 होंगे। इसमें क्या सोचना यार, ये तो दुनिया जानती है। यही चीज यहां पर भी, वही मैंने भी लगा दिया। मैंने कहा भाई केमिस्ट्री तो छोड़ो, इसमें केमिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं, ये तो टोटल वेट दे रखा है। आपको एक आदमी का वेट कैलकुलेट करना आता है, क्योंकि कल हमने ये सीखा था कि किसी भी मॉलिक्यूल का वेट एटम्स की वजह से होता है, और किसी एटम का वेट न्यूक्लियॉन्स की वजह से होता है, और एक न्यूक्लियॉन का वेट 1U होता है। तो आप किसी भी सैंपल में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के नंबर बताइए, मैं उसके आगे U लगाकर उस सैंपल का वेट बता दूंगा। यानी यहां पर मुझे करना क्या होगा, ये जो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल, इस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है पहले ये निकाल लेते हैं। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के एक एप्पल में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो निकाल लेते हैं, जिससे मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का वेट मिल जाएगा। यानी एप्पल का वेट आ गया, टोटल वेट दे रखा है, तो नंबर ऑफ एप्पल्स निकल आएंगे। यानी फटाफट ये काम कर लेते हैं एक रिवीजन के तौर पर कि अगर आपको नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हो तो वो कितने निकल के आएंगे, टोटल
टोटल वेट ऑफ द सैंपल दैट इज 100 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। और ये शायद तुम याद कर चुके हो, कैल्शियम कार्बोनेट में न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन 100 न्यूक्लियॉन्स में 50 प्रोटॉन होते हैं, 50 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये सैंपल एक न्यूट्रल सैंपल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टोटल 100 न्यूक्लियॉन्स के वेट से डिवाइड कर दूं, दैट इज द वेट ऑफ वन एप्पल, बिकॉज इट हैज 100 न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में 50 प्रोटॉन्स होंगे, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसमें 50 न्यूट्रॉन्स होंगे, ये भी आप पता कर सकते हैं, और इसके अंदर 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी आप कैलकुलेट कर, because this sample is neutral, so number of protons and electrons must be same। मैंने कहा बात तो सही है, ये तो बड़ा पुराना तरीका है, डिवाइड कर दीजिए आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर वही वाली बात से डिवाइड करते हैं, सर ऊपर ग्राम है नीचे यू है, यू को ग्राम में तो कन्वर्ट करिए। आप यू को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, चलिए यू को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। जब आप यू को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मैं इसको लिखूंगा 100 ग्राम एंड डिवाइडेड बाय 100, यू को लिख दूंगा 100 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आ गया मेरा आंसर। और मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को एग्री करेंगे कि जब ये 100 से 100 कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस ओवरऑल इज, याद है क्या बन जाता था, 22, जिसको आप क्या बोलते थे। ये इंफॉर्मेशन मिल गई है कि इस सैंपल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स या एप्पल्स हैं वो Na के बराबर। मेरी आवाज सबको आ रही है भाई? अब Am I audible? क्लियर है सबको आवाज? आवाज आ रही है? आवाज सुनाई दे रही है सबको? क्या करवा रहा है? चैट वैट चल ही नहीं रही है। चैट नहीं चल रही है, उसमें तो नहीं आ रहा। चैट नहीं चल रही हाँ, चल रही है। कुछ नहीं चल रहा, सब एक पॉज है। मेरी आवाज बच्चों को जा रही है, उसमें यस बोल रहे हैं वो। पहले वाला माइक नहीं ना, इसलिए वो दिक्कत कर रहा है। नहीं, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि उनको सुनाई भी दे रहा है, बिकॉज चैट रुकी हुई है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा यहाँ पर चैट एकदम से स्टिल हो गया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ओके 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 ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास टोटल नंबर मुझे कैलकुलेट करने हो तो मैं, ये लंबा मेथड है यार, तुम समझो इस बात को। मैं अभी आता हूं उस बात पे जो तुम्हें पता है, ठीक उसी बात पे आता हूं। लेकिन ये कि मुझे एक बिल्कुल बेसिक तरीका पता होना चाहिए था कि भाई देखिए ऐसा है, मुझे कुछ नहीं आता, बक्सा दे दीजिए, एक एप्पल का वेट दे दीजिए, मैं आपको नंबर ऑफ एप्पल कैलकुलेट करके बता दूंगा। मुझे मोल वोल से क्या लेना देना भाई? क्या होता है मोल? मैं जानता ही नहीं मोल किसे कहते हैं, और इसमें मोल की जरूरत भी नहीं लगती। आप टोटल वेट को एक आदमी के वेट से डिवाइड करके नंबर ऑफ आदमी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई मैंने कर लिया, तो यानी आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ आदमी निकला है वो NA है। ठीक, मैं आज एक ट्रिक देने जा रहा था, इसलिए मैं इस सवाल को दोबारा कर रहा हूं, तो वैसा मत समझना कि कुछ रिपीट कर रहा हूं। मैं एक छोटी सी ट्रिक जो कल नहीं दी थी मैंने, क्योंकि कल मैं चाहता था आप पूरी बात सीखें, और आज एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं। आपको ये सब भी नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि आपके पास कितने न्यूक्लियॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, आप देखिए आपने डिवाइड किया तो Na आ गया। Na का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट की जो बॉल्स हैं वो Na।
ठीक। अच्छा अब ठीक है, अगर Na है तो आप क्या करना है सर? आप तो ये कह रहे थे कि आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स चाहिए, तो मैंने कहा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकाल लेते हैं। अगर बॉल्स पता चल गई और आपको ये पता है कि एक बॉल में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, तो आप नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट करने की अब न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक बॉल के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं वो पता होने चाहिए, और कितनी बॉल्स हैं वो पता होने चाहिए। वही सीड्स वाला फंडा, कितने एप्पल्स हैं वो पता चल जाए, और एक एप्पल में कितने सीड्स होते हैं वो पता चल जाए। हुआ कि अगर आपको यह पता है कि मेरे पास Na एप्पल्स हैं, पता है 100 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ये देखिए आप, यानी सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिल जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक। वो कह रहा सर ऐसा है, ये तो आपने टोटल सीड्स निकाले, ये बताइए पीले वाले कितने हैं? तो मैंने कहा यार वो भी एक ही बात है यार, अगर आपको ये पता चल जाए कि एप्पल्स कितने हैं और एक एप्पल में पीले वाले सीड कितने हैं, तो फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बताइए पीले वाले सीड एक एप्पल में कितने हैं? 50। नीले वाले सीड एक एप्पल में कितने हैं? 50। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक एप्पल में? 50। इसका मतलब ये हुआ एप्पल्स के डाल चुके हैं। आपको येलो सीड्स के बारे में आइडिया है, तो आप इस एप्पल के सीड को, नंबर ऑफ एप्पल्स को एक एप्पल में आने वाले येलो सीड से आप प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल जाएंगे। यानी आप ध्यान से देखिए, तो Na इंटू 50, 50 Na प्रोटॉन्स, Na इंटू 50, 50 Na इलेक्ट्रॉन्स, और अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ूं तो 50 Na प्लस 50 Na, ये आ गया 100 Na। दैट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। यानी ये एक जनरल मेथड क्या है? जनरल मेथड ये है कि अगर मेरे पास पूरा सैंपल गिवन हो और उस सैंपल के मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाए या नंबर ऑफ एप्पल्स पता चल जाए, तो जनरल मेथड है कि आप सबसे पहले नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट करिए और एक एप्पल के पास जाकर इस तरह से उससे ये पूछ लीजिए भाई तुम्हारे पास पीले वाले कितने हैं? वो बता देगा 50। तुम्हारे पास नीले वाले कितने हैं? वो बता देगा 50। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो आपको बता देगा 50। ये तीनों बातें पता चल जाएंगी एक एप्पल की, और आपने नंबर ऑफ एप्पल्स पहले कैलकुलेट कर लिए। बस अब आपको जो निकालना है मल्टीप्लाई करके निकालते रहिए। Na इंटू 50 प्रोटॉन्स आ गए, Na इंटू 50 न्यूट्रॉन्स आ गए, Na इंटू 50 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सर ये तो फिर भी आप कह रहे थे आप कोई ट्रिक बताएंगे, ये तो मेथड अच्छा है लेकिन लेंदी मेथड लगता है, इससे आसान तो मूल वाला मेथड। मैं तुम्हें और भी आसान मेथड देता हूं। क्या? जब तुम्हें सैंपल दिया जाए, समझना जरा बात, जब तुम्हें सैंपल दिया जाए तो आप उस सैंपल के वेट को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। सर वो तो ग्राम में दिया जाएगा। अरे भाई जरूरी नहीं है, हो सकता है सैंपल का वेट किलोग्राम में दिया जाए, हो सकता है सैंपल का वेट मिलीग्राम में दिया जाए। जिस यूनिट में वो वेट देगा आप सबसे पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। मैंने कहा चलिए कर लेते हैं सर, क्या दिक्कत है इसमें। जैसे ही आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो बस आप मेरी एक बात याद कर लो, ग्राम हटाओ, Na लगाओ और न्यूक्लियॉन्स ले जाओ। इस बात को याद कर लो, बात खत्म। यानी अगर आपका सैंपल 200 ग्राम 100 ग्राम का है तो आपके सैंपल में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ग्राम हटाओ, Na लगाओ, न्यूक्लियॉन्स ले जाओ। यानी 100 ग्राम सैंपल में ग्राम की जगह Na ठूस दीजिए, आपको न्यूक्लियॉन्स मिल जाएंगे। यानी इस सैंपल में 100 Na न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। ग्राम हटाइए, Na लगाइए, न्यूक्लियॉन्स ले जाइए, और देखिए इतनी मेहनत करने के बाद आपका आंसर 100 आ रहा है। क्या सर है ये तो ठीक है, न्यूक्लियॉन्स निकालने का अच्छा तरीका है, ग्राम हटाओ, Na लगाओ, आगे आंसर। कुछ भी सैंपल, एनी सैंपल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ द सैंपल, इस सैंपल में अगर पूछे कितने न्यूक्लियॉन्स है, अरे कुछ करना ही नहीं यार, ग्राम हटाओ, Na लगाओ, न्यूक्लियॉन्स ले जाओ। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विल बी 100। कुछ सोचना ही नहीं है। सर चलिए आपकी बात मान लेते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। इस बात को मान लेते हैं कि जो है ग्राम हटा के Na लगाने से न्यूक्लियॉन्स ले जाते हैं। चलिए सर, लेकिन ये भी बताइए, सवाल में हमने ये भी देखा है, आपने हमसे पूछा भी था कि प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये सब कैसे निकालेंगे क्यूआर से? वेरी सुन लीजिए आप क्या, लेकिन समझ लग रहा कल तो भाई सर ये आपके टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकला है, आपने ग्राम की जगह Na लगा दिया। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। चलिए ठीक है, अगर इस सैंपल में ग्राम हटाकर आपने Na लगाया, आपको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिल गए, तो करना क्या है? आधे प्रोटॉन होंगे, आधे न्यूट्रॉन्स होंगे, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपका सारा आंसर फटाफट तैयार हो जाए। तो कैसे, मैं एक बार फिर से बताता हूं। करना क्या, सैंपल की अगर मैंने बात की तो ये इतना कैलकुलेट, मैं इस सैंपल की बात कर रहा हूं, तुम्हारी अकल इसमें भी काम आएगी। आपने इस सैंपल, इस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल में प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मैंने कहा 100 ग्राम का सैंपल है, ग्राम हटा के Na लगा दो, टोटल न्यूक्लियॉन्स मिल जाएंगे, और आधा आधा बांट दो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तैयार।
समझो बात को। यानी अगर इस सैंपल के 100 ग्राम सैंपल के अंदर न्यूक्लियॉन्स निकालेंगे तो कितने निकल के आए? हमारी बात हुई थी, ग्राम हटा के Na लगाने से कितने बन गए थे? 100 Na। ये 100 Na तैयार। इस 100 Na के दो टुकड़े, ये तो टोटल न्यूक्लियॉन्स है, तो प्रोटॉन्स आ गए आपके आधे 50 Na, और जो आपने मेहनत करके आसानी से ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सैंपल न्यू, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स भी 50 Na ही होंगे। सर आपका ये मेथड तो आ रहा है, मुझे एक डाउट आ रहा है। क्या डाउट आ रहा है? सर ये बताइए, क्या ग्राम हटा के Na लगाने से किसी भी सैंपल के न्यूक्लियॉन्स मिल जाएंगे? बिल्कुल, रिस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ द सैंपल, इट इज मॉलिक्यूलर सैंपल, एटॉमिक सैंपल, आयनिक सैंपल, वो कुछ भी हो, अगर वेट गिवन है ग्राम में, ध्यान रखना ग्राम में वेट होगा, ग्राम हटाओ उसकी जगह Na ठूसो, आपको टोटल न्यूक्लियॉन्स मिल जाएंगे बस। तो फिर सर, तो फिर बात ही खत्म हो गई, आधा आधा बांट देंगे, खेल खत्म। नहीं, अब यहां तुम्हारी अकल काम आई। यहां मैंने आधा आधा इसलिए बांटा है क्योंकि ये एक ऐसा सैंपल है जिसमें कैल्शियम है, जिसमें कार्बन है और जिसमें ऑक्सीजन है। समझो बात को, कैल्शियम एक ऐसा एटम होता है जिसके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वो सेम होते हैं। कार्बन एक ऐसा एटम है जिसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। एक ऐसा एटम है जिसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। इसलिए इस पूरे सैंपल में, क्योंकि हर एटम के प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है, इसलिए पूरे सैंपल में भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स सेम हो। इसलिए मैंने उनको आधा आधा बांटा, यानी टोटल तो 100 Na, आधा प्रोटॉन हो गए और आधा न्यूट्रॉन हो गए। क्यों? क्योंकि इस सैंपल को जिन लोगों ने बनाया है वो ऐसे लोग हैं जिनके प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर हमेशा सेम होते हैं। लेकिन क्या तुम इस बात को मानते हो कि हर सैंपल ऐसा सैंपल होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम हो? ना। समझो बात। क्यों नहीं? तुम्हारे सामने दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले रखा है। एनीवे, समझो, वो कह रहा है सर Na एक ऐसा गलत आदमी है जिसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम नहीं होते हैं। मैंने कहा तुम Na की बात करते हो, यहां तो हाइड्रोजन एक ऐसा अकेला आदमी है जिसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम नहीं होते। सोडियम को तो छोड़िए, छोटा सा हाइड्रोजन जिसमें प्रोटॉन तो होगा लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे में तो एक गड़बड़ ये स्टार्ट हो रही है कि एक मिनट, तो ऐसे में तो सर बात तो आपकी सही लग रही है कि अगर इस तरह का कोई सैंपल मिल जाए जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन सेम नहीं है, तो फिर तो ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम आधा आधा बांटें। लेकिन एक चीज क्लियर, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप 100 ग्राम का सैंपल है तो आप 100 Na न्यूक्लियॉन्स लेंगे। अब ये आधे आधे बटेंगे कि नहीं वो अलग बात। हाँ, सबसे अच्छा तरीका मेरा मानना यह है कि अगर आप इस मेथड को यूज करने जा रहे हैं जिसमें आप पेन भी नहीं उठाना चाहते, तो आपका सबसे पहला धर्म यह है कि जब कभी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स से रिलेटेड सवाल आए कि कितने और आते हैं, ये पहली कैटेगरी है, मैंने कल भी बात की थी, ये हर एग्जाम में इस तरह का एक छोटा ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि इस सैंपल में प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो, बड़ा क्लियर। अब क्या करें? तो ऐसे में करना यह है कि जैसे ही वो सैंपल वेट देगा ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर ग्राम में दे रखा है बहुत बढ़िया, नहीं दे रखा है तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्राम हटाते ही उसके अंदर Na ठूस देंगे, मेरा आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये किसका आंसर होगा? न्यूक्लियॉन्स। वो कह रहा नहीं न्यूक्लियॉन छोड़िए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताइए। तो आप सबसे पहले उस सैंपल के पास जाकर ये पूछ लीजिएगा, भाई ये बताओ तुम्हारे सैंपल में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम है क्या? वो जवाब दे देगा। भाई एक आदमी से पूछ लेंगे तो पूरे सैंपल का जवाब मिल जाएगा। तो मैं एक आदमी से जाके पूछूंगा कि क्या तुम्हारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम? वो कहेगा सेम तो है। तो मैंने कहा फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेम है तो आधा आधा बांट दीजिए, बात खत्म। आधे प्रोटॉन्स आधे न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स आपने पहले निकाल लिया Na लगा के। तो उन Na वाले आदमी को जो आपने 100 Na निकाले, उस 100 Na को आधा आधा बांटकर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सब कैलकुलेट किया जा सकता है। ये तो वो सवाल होगा जो ओरली किया जा सकता है, लेकिन ऐसे सैंपल का जिसके प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम। अब ऐसा भी सैंपल सर आ सकता है जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल, जैसे ये वाला भी है, इस एग्जांपल के बारे में बात भी कर सकता हूं। और
इसको भी अभी सॉल्व करते हैं और इस एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल के बारे में जो थोड़ा और सिंपल सा लगता है, इसके बारे में बात करते हैं, जो कल हम लोगों ने डीपीपी में भी दिया था। ये एक सैंपल ले लेते हैं, सपोज दिस इज कुछ भी ले लेते हैं, 40 ग्राम H2O सैंपल ले लेते हैं। अब वो कह रहा है जरा इस सैंपल के बारे में भी वो सारे कैलकुलेशंस करके दिखा दीजिए ना सर, जो आपने अभी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के करके दिखाए थे। बिल्कुल कर लेते हैं। एक चीज क्लियर है, अगर वो पूछता है ये बताइए न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, क्या तुम अब दिमाग लगाओगे सर न्यूक्लियॉन का मतलब एप्पल्स होता है और एप्पल्स के लिए आपको एक एप्पल के वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 18U। ना, इतना दिमाग कौन लगाएगा। अब तो बात हो चुकी, सर सैंपल ग्राम में गिवन है, ग्राम हटाइए, Na लगाइए, न्यूक्लियॉन्स ले जाइए। तो एक चीज तो क्लियर है कि सर इस सैंपल के अंदर टोटल जो न्यूक्लियॉन्स होंगे वो हमारे 40 Na होंगे। मुझे दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, 40 Na हो जाएंगे। अब अगर 40 Na न्यूक्लियॉन्स हैं तो सर इसको आधा आधा बांट दीजिए। अभी आपने बताया था आधे प्रोटॉन आधे न्यूट्रॉन। अब ये गलती मत करना यार, ये गलती मत करना। ये गलती इसलिए बड़ी ब्लंडर मानी जाएगी क्योंकि H2O एक ऐसा सैंपल है जिसमें हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट, और हाइड्रोजन एक ऐसा आदमी होता है जिसके प्रोटॉन तो होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता। और अगर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन नहीं है तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर सैंपल में सेम नहीं हो, और अगर सैंपल में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए इस सवाल को करने, भाई तुम खुद ही देखो ना यार, पानी एक ऐसा आदमी है, अगर आप पानी से बात करें तो पानी क्या बोलेगा, पानी कहेगा मैं एक ऐसा मॉलिक्यूल हूं जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 प्रोटॉन तो वहां से मिल जाएंगे, और 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 8 प्रोटॉन वहां से मिल जाएंगे। इसी तरह से जब आप न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन करेंगे तो 0 न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन दे देगा और 8 न्यूट्रॉन आपको ऑक्सीजन दे देगा। यानी पानी एक ऐसा सैंपल है जिसमें कुल मिला के 10 प्रोटॉन है। ये देखिए आप 10 प्रोटॉन्स आ रहे हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स 10 नहीं आ रहे हैं, न्यूट्रॉन्स 8 आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि पानी न्यूट्रल है तो ये इसमें कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि पानी न्यूट्रल होता है तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं। यानी क्या बात समझ में आ रही है? बात ये समझ में आ रही है कि सर इस बार जो आ रही है बात वो ये कि आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सिमिलर नहीं, और अगर आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सिमिलर नहीं हैं तो एक चीज तो क्लियर है सर, ग्राम हटा के Na लगवा दीजिए, न्यूक्लियॉन्स मिल जाएंगे। बात मान लिया आपने। अगर सिर्फ न्यूक्लियॉन से रिलेटेड सवाल आया तो मैं 1 सेकंड में कर दूंगा, मेरा काम चल जाएगा, मुझे कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी, ना मोल टोल कुछ नहीं करना। तो मैं क्या करूं? तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में करने के लिए एक तरीका है, वही जो अभी हमने फॉलो किया है। क्योंकि इस बार आप ये गलती मत करिएगा कि अगर आपके पास टोटल न्यूक्लियॉन्स 40 Na है तो आप आधे आधे बांट दीजिए। चलिए अगर मैं इसको आधे आधे बांटता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा जरा देखिए, और फिर बाद में चेक करते हैं आंसर में गलती क्या है। इसको 20 Na ले लेते हैं, ये भी 20 Na आ जाएगा, और क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं तो ये भी 20 Na आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं आप अगर ऐसा करते हैं, लेकिन ये गलत है, समझना, ये सही नहीं लग रहा, ये आंसर सही नहीं, क्योंकि ऐसे कैसे आपने आधा बांट दिया। अरे सर हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, आपने खुद बताया कि इसके अंदर 10 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो फिर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन के नंबर तो सेम कभी हो ही नहीं सकते। तो फिर ऐसे सवालों को कैसे डील करें? अरे ऐसे सवालों को वैसे करेंगे जैसे अब तक सीखा था आपने। सबसे पहले एप्पल्स कैलकुलेट कर लिए जैसे अभी हमने निकाले थे, उन एप्पल्स के पास एक एप्पल से जाके बात करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब उस केस में ये डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करेंगे, उस केस में वही जो अभी हमने सीखा था। कैसे? सबसे पहले आप पानी के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करिए, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, मॉलिक्यूल्स निकल के आएंगे, टोटल वेट आ गया 40 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 एप्पल दैट इज 18U। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40/18 Na। ये आपके मॉलिक्यूल्स आ गए, ये तो आपके एप्पल्स आ गए। अब एक एप्पल में कितने प्रोटॉन है? 10। एक एप्पल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 8। एक एप्पल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। अब आपको एप्पल पता है, एक एप्पल के अंदर लोग कितने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो भी पता है। अब आप मल्टीप्लाई कर करके आंसर निकालते रहिए जैसे भी आपने निकाला था। अब आप बताइए प्रोटॉन्स कितने निकल के आएंगे? टोटल प्रोटॉन्स निकल के आएंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स हो गए 40/18 Na इनटू एक आदमी के अंदर 10 प्रोटॉन्स। टोटल न्यूट्रॉन्स कितने निकल के आएंगे? टोटल न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे 40/18 Na। ये तो हो गए एप्पल्स, और एक एप्पल में होते हैं 8। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकल के आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी बिल्कुल ऐसे ही निकल के आएंगे। एप्पल्स हो गए 40/18 Na और एक के अंदर हो गए 10। ये आपके तीनों आंसर होंगे। और तुम बहुत ध्यान से देखो, क्या तुम्हें लगता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम? बिल्कुल नहीं। यानी मैं तुम्हें अब समराइज करता हूं चीजों को। क्या
अगर मुझे सैंपल का वेट गिवन, जितना अब तक सीखा है हम उसकी बात कर रहे हैं, अगर मुझे सैंपल का वेट पता हो, अगर मुझे सैंपल का वेट पता हो तो करना क्या होगा? अगर मुझे सैंपल का वेट पता हो तो आप ग्राम हटा के एन लगा दीजिए। पहला काम हो गया। उसके बाद उसको आधा आधा प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में बांटना है या नहीं बांटना है, वो आप सैंपल के नाम से डिसाइड कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है एक ऐसा सैंपल दे रखा है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं, तो आप आधा आधा बांट दीजिएगा। अगर आपको लगता है प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम नहीं है, तो फिर सबसे पहले आप डिवाइड करके एप्पल्स निकाल लीजिएगा और एक एप्पल से जाकर पूछ लीजिएगा कि तुम्हारे पास कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, मल्टीप्लाई करते रहिएगा, आंसर आते रहेंगे। यानी सबसे पहले एप्पल कैलकुलेट किया, दिस इज जनरल मेथड, ये तो जनरल मेथड। मैंने एक ट्रिक ये दी है कि आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, एक ऐसे सैंपल को दिया जा रहा है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। तुम याद करो, कल एक सवाल हम लोग ने डीपीपी में किया था नाइट्रेट आयन को लेकर, NO3 माइनस को लेकर। अब अगर NO3 माइनस की बात करें तो कल तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे, आज तुम उस NO3 माइनस का ओरली आंसर दे सकते हो। अगर मैं तुम्हें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को लेकर सवाल पूछूं, जरा ध्यान से देखना जरा। अगर मैं NO3 माइनस की बात करूं, तुम ध्यान से देखो, कल का जो सैंपल था मेरा, सपोज 124 ग्राम NO3 आयंस। अगर 124 ग्राम NO3 आयन से और आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर ये बताइए इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो अब आप इस सवाल का आंसर ओनली दे सकते हैं। उसका रीजन, सबसे पहली बात, क्या सब लोग इस बात को जानते हैं कि इसको देखते ही आपको यह पता चल जाएगा कि इसके अंदर टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? बिल्कुल पता है। टोटल न्यूक्लियॉन्स के लिए सर मुझे कुछ करना ही नहीं है। अब तो मुझे यह बात याद हो गई कि ग्राम हटाकर Na लगाने से न्यूक्लियॉन्स मिलते हैं, तो टोटल न्यूक्लियॉन्स हो गए 124 Na। टोटल न्यूक्लियॉन्स मिल गए। अब जैसे ही आपको टोटल न्यूक्लियॉन्स मिल गए, जैसे ही आपको टोटल न्यूक्लियॉन्स मिल गए, तो ये आ गया 124 Na। ठीक। अच्छा सर, आप क्या करें, आप तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले एप्पल्स निकालने हैं, फिर उसके बाद एक एप्पल से बात करनी है। नहीं ना ना ना, पहले एक आदमी से पूछ तो लो कि तुम अपने आदमी हो क्या तुम्हारे पास प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम है? उसने जवाब दिया सर मैं नाइट्रोजन हूं। मैंने कहा तुम तो अपने आदमी हो, तुम्हारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम। फिर उसने कहा सर मैं ऑक्सीजन हूं। मैंने कहा तुम भी अपने आदमी हो, तुम्हारे भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम। इसका मतलब ये हुआ ये एक ऐसा सैंपल है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम हो। और अगर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम है, बिकॉज दिस सैंपल इज कंस्टिट्यूटेड बाय दोस टू एटम्स व्हिच हैज टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे आर सिमिलर। And if the protons neutrons are similar, so ultimately जैसे ही आपने ग्राम की जगह Na लगाया, आपको 124 Na टोटल न्यूक्लियॉन्स मिल गए। और इसके दो टुकड़े अगर कर दिए जाएं, क्योंकि सैंपल में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन सेम है, तो आपको ओरली सवाल का आंसर मिल जाएगा 62 Na प्रोटॉन्स होंगे और 62 Na ही आपके न्यूट्रॉन्स होंगे। और ये लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को मैं इस बार बराबर नहीं बोल रहा हूं। क्यों सर, आप तो ये कहते थे इलेक्ट्रॉन तो हमेशा प्रोटॉन के बराबर होते हैं यार। लेकिन अगर न्यूट्रल सैंपल हो, अगर सैंपल निगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अगर सैंपल पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। उस केस में आप जितने प्रोटॉन्स निकल के आ रहे हैं, उतने ही प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आप मत बोल दीजिएगा, क्योंकि फिर आंसर गलत हो जाएगा। और कल मैंने डीपीपी में यही सवाल जानबूझ के डाला। कुछ बच्चे जल्दी से प्रोटॉन निकालते हैं और वही इलेक्ट्रॉन से इक्वेट कर देते हैं। बट सिंस दिस इज निगेटिवली चार्ज, तो एक चीज तो वैसे ही क्लियर है कि अगर ये निगेटिवली चार्ज सिस्टम है तो प्रोटॉन्स के नंबर इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, इलेक्ट्रॉन जरूर ज्यादा होंगे। और पर आयन, समझना जरा, पर आयन आपका एक निगेटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा पर आयन, समझो। तो सर ऐसे में फिर आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, आप जल्दबाजी में बिल्कुल काम मत करिएगा। आपको जो मेथड बताया गया था, जनरल मेथड, आप उसी मेथड को फॉलो करिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने किसी चार्ज सिस्टम के अंदर, तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के बाद उस सैंपल से पूछिए कि तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके बाद उस पार्टिकल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके, जैसे आप करते थे, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां फिर जल्दबाजी में गलती होगी। हाँ, अगर कोई न्यूट्रल सैंपल है तब तो कोई इशू ही नहीं। अगर कोई न्यूट्रल सैंपल है तब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको लगता है एक ऐसा सैंपल दिया गया है जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम है, तो आप ग्राम हटाइए, Na लगाकर न्यूक्लियॉन्स निकालिए, आधा आधा बांट दीजिए, खेल खत्म। और अगर वो न्यूट्रल है तब तो कुछ करना ही नहीं है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ओरली आंसर निकल के आने वाला है। आपने सैंपल देखा, सैंपल देखते ही आपने उसमें ग्राम हटा के Na लगाया, Na लगाते ही आपने आधा आधा बांटा, और जितने प्रोटॉन आपने बनाए उतने ही आपने इलेक्ट्रॉन भी लिख दिए, क्योंकि सैंपल न्यूट्रल है और एक ऐसा सैंपल है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम।
सेकंड चीज, अगर एक ऐसा सैंपल दिया जा रहा है जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम नहीं है, तो मेरा सजेशन है आप ये एक जनरल मेथड फॉलो करिए। टाइम भले ही 1 सेकंड 2 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन गलती नहीं होगी। हां, न्यूक्लियॉन्स निकालने का अगर सिर्फ सवाल, तब तो कोई भी सैंपल हो, कोई भी आयनिक सैंपल, मॉलिक्यूलर सैंपल, एटॉमिक सैंपल, आपको ग्राम में मास चाहिए, ग्राम की जगह आपको Na लगाकर टोटल न्यूक्लियॉन्स मिल जाएंगे। आपको इसका सैंपल से कोई लेना देना नहीं। हां, अगर उन न्यूक्लियॉन्स को बांटना हुआ तो आधा आधा तब बांटिएगा जब वो सैंपल उन लोगों से मिलकर बना हो जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है, तो फिर तो बेस्ट तरीका यही है, आप नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट करके पर एप्पल प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए और फिर मल्टीप्लाई करके आप टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करिए। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर मान लेते हैं एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसी में इस तरह के सवालों को करने का भी एक और तरीका भी निकाला जाए यार। बहुत हो गया, बार बार आपसे नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट कराते हैं एक एप्पल के वेट से डिवाइड करके। आप कुछ ऐसा भी जुगाड़ लगाते हैं कि सर जब का सैंपल दिया जाए तो हम इस सवाल को, पर्टिकुलर सवाल को किसी और आसान तरीके से कर सकें, क्योंकि आपको बार बार यू से डिवाइड करना पड़ता है, यू को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद आपका आंसर निकल के आता है। तो अब एक काम शुरू करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट चीज है वो हमारी है मोल। अब मैं इस मोल की बात करता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मोल क्या कर रहा है? सब लोगों को अगर पूछा जाए, मेरे ख्याल से अगर मैं तुमसे भी ऐसे ही पूछूं, हालांकि तुम खुद से अगर सोचो कि अगर मैं तुमको बताऊं मोल किसे कहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में फौरन एक पिक्चर बनती है, सर अवागाड्रो नंबर होता है, अवागाड्रो नंबर के बराबर किसी भी चीज को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो 1 मोल होता। तो इस बात से ऐसा लगता है जैसे अवागाड्रो नंबर एक जादुई नंबर, समझ लो 6.022 इंटू 10⁻23। अवागाड्रो को रात में सोते हुए सपना आया, सुबह उठा और चिल्लाने लगा, भाई आज से 6.022 इंटू 10⁻23 जो है उसे 1 मोल बोला जाएगा। यार ये तो बड़ा अजीब सा सपना है। मतलब अगर सपना भी आया है तो हो सकता है सुबह बोलता था 10⁻23 एटम्स अगर इकट्ठे हो जाए तो उसे 1 मोल बोलेंगे, या 6 इंटू 10⁻23 बोल देता। ये जो 6.022 10⁻23 बोल रहा है, ऐसा लगता है जिसे कैलकुलेटेड नंबर। और बिल्कुल यही बात, मोल की डेफिनेशन में ये 6.022 इंटू 10⁻23 कहीं नहीं आता। ये बच्चों का एक मिसकंसेप्शन। मोल की डेफिनेशन ही कुछ और है, उस डेफिनेशन को यूज करें तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 है। अगर आप डेफिनेशन को यूज करें, समझो इस बात कैसे, आप डेफिनेशन सुनिए जरा। डेफिनेशन ये कहती है मोल की कि मोल एक ऐसा चीज है, आप इस डेफिनेशन को नोट भी कर लें, और बड़ा बेसिक सी डेफिनेशन है, उसमें कुछ नहीं। इस डेफिनेशन में ध्यान से देखना, कहीं अवागाड्रो नंबर का जिक्र ही नहीं किया गया। बहुत सीधी सी बात बोली गई, 12 ग्राम कोयले का टुकड़ा लो और उसके अंदर कार्बन के एटम्स गिन लो, मुझे नहीं पता कितने आएंगे, जितने भी आएंगे उन कार्बन की बॉल्स नंबर के बराबर कुछ भी इकट्ठा हो गया अगर, तो आप उसे 1 मोल बोल दी। जरा समझना, यानी कह क्या रहा है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक सैंपल है, सपोज दिस इज C12 सैंपल, 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन 12 का सैंपल। इस सैंपल में ऑब्वियस है कि कार्बन की बॉल्स होंगी, ये सब कार्बन की बॉल्स पड़ी। डेफिनेशन ये कह रही है कि इस सैंपल के अंदर जो 12 ग्राम कार्बन का सैंपल, इस सैंपल के अंदर कार्बन के जितने एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, मुझे नहीं पता कितने एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, उनका नंबर, अगर जो भी नंबर निकल के आएगा उस नंबर के बराबर आप कोई भी एंटिटीज, कोई भी चीज इकट्ठी कर ले, उतना नंबर का एटम, उतने सारे नंबर के मॉलिक्यूल्स, उतने सारे नंबर के आयंस, उतने सारे नंबर के पेन, उतने सारे नंबर के आदमी, कुछ भी आप इकट्ठा कर लीजिए, आज से मैं उसको 1 मोल बोलूंगा। ये डेफिनेशन, इसमें अवागाड्रो नंबर कहीं नहीं है, सब लोग समझने की कोशिश करना। ज्यादातर प्रॉब्लम यही आती है, बच्चे अवागाड्रो नंबर को Na समझते हैं, बच्चे मोल को हमेशा Na से रिलेट करने लगते हैं। हालांकि हम भी ये करेंगे, लेकिन कम से कम डेफिनेशन तो क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशन में Na वर्ड यूज नहीं किया गया, डेफिनेशन में सिर्फ एक बात यूज की गई कि अगर आप 12 ग्राम का कार्बन लाएं, उस कार्बन के अंदर कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे इस सैंपल में, उन सैंपल के नंबर के बराबर, कार्बन एटम्स के नंबर के बराबर कोई भी चीज ले ली जाए, उसे 1 मोल बोले। तो मैंने कहा सर ये तो मैं निकालना जानता हूं कि इसके अंदर कितने बॉल्स होंगी, क्योंकि बॉल्स और एप्पल्स निकालना तो मैंने कल से सीखा है, इसमें कुछ करना ही नहीं। कैसे सर, नंबर ऑफ बॉल्स निकालने के लिए टोटल वेट को एक बॉल के वेट से डिवाइड कर दिया जाता है, खत्म।
ठीक है ये। अच्छा, अब क्या करना है, यानी अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन बॉल्स निकालनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, जरा बताओ। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो कि डेफिनेशन कहती कितने होंगे, मुझे अवोगाड्रो नंबर नहीं आता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं बाय डेफिनेशन मोल किसे कहते हैं। बाय डेफिनेशन मोल इज 12 ग्राम कार्बन के सैंपल में कार्बन के जितने एटम्स एग्जिस्ट करते हैं उतने एटम्स के नंबर्स की एंटिटीज, कोई भी चीज इकट्ठी कर ली जाए उसे 1 मोल बोल दिया जाए। तो आप सबसे पहले ये बताइए इस कार्बन के सैंपल में कार्बन के कितने एटम्स होंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो सर वही वाला सवाल हो गया, 100 ग्राम का बॉक्स है, 1 ग्राम का एप्पल है, नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट करने। इस बार टोटल बॉक्स का वेट पता है क्या, हमें ध्यान से देखो, क्या टोटल बॉक्स का वेट दिख रहा है। टोटल बॉक्स का वेट 12 ग्राम। और क्या तुम्हें ये पता है कि ये बॉक्स किस चीज से मिलकर बना है, क्या एप्पल दिखाई देते हैं, क्या मुझे एक एप्पल का वेट निकालना आता है। याद करो, कार्बन का वेट कौन डिसाइड करेगा, कार्बन के न्यूक्लियॉन्स। और कार्बन के कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको कार्बन 12 एटम्स नंबर्स कैलकुलेट करने हैं तो टोटल वेट ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 एप्पल एंड दैट इज 12। और ये हम कल से करते चले जा रहे हैं कि जब कभी भी आपको नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट करने हो तो टोटल वेट को एक एप्पल के वेट से डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म। और डेफिनेशन ये कहती है, इसमें अवोगाड्रो नंबर कहीं नहीं आ रहा भाई। डेफिनेशन क्या कह रही है कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने एटम्स है, बस ये बता दो। जो भी नंबर आएगा उस नंबर की कोई भी चीज इकट्ठी कर लो, उसे 1 मोल बोले। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो मुझे आता है कि कितने कार्बन के एटम्स होंगे, यहां से निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इसमें वही वाली गड़बड़ आ रही है भाई कि ऊपर ग्राम है नीचे यू है, तो क्या करें, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 कर देते हैं। ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, 12 से 12 कैंसिल होगा और सिर्फ 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 बचेगा। कल हमारी बात हो चुकी है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 आता है। लोगों ने इसी को अवोगाड्रो नंबर बना दिया। अब आप देखिए, आप कहते सर हम तो आपको बता ही रहे थे अवोगाड्रो नंबर होता है। मैं तुमको खुद बोल रहा हूं कि अवोगाड्रो नंबर के बराबर एंटिटीज अगर इकट्ठी होंगी तो उसे 1 मोल बोलेंगे, लेकिन डेफिनेशन ये नहीं। डेफिनेशन ये थी कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन के जितने एटम्स एग्जिस्ट करते हैं उतने नंबर के बराबर किसी भी चीज को इकट्ठा कर लो, उतने पार्टिकल्स हमेशा 1 मोल के बराबर माने जाए। सब लोग को ये बात समझ में आ रही, इसको सब लोग जरा समझने की कोशिश करना। ये एक रेफरेंस बनाया गया है, कार्बन अबंडेंस में पाया जाएगा, एक रेफरेंस बनाया गया है जिसमें बाय डेफिनेशन ये बोला गया है कि अगर आपने 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन के एटम्स कैलकुलेट कर लिए तो आपको जो भी नंबर मिलेगा, ये कोई मैजिकल नंबर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अवोगाड्रो नंबर इज अ मैजिकल नंबर, ये एक सपना ना ना, ये कैलकुलेटेड नंबर। और उसको डेटा देख के लग रहा है यार, वैल्यू देख के लग रहा है, तो ऐसा थोड़ा सपना आ जाएगा 6.022 ऐसे ना, ये कैलकुलेटेड नंबर है बाय डेफिनेशन है। डेफिनेशन से 12 ग्राम आप कार्बन लेके आइए, उसके अंदर कार्बन के एटम्स काउंट करिए, काउंट करने के बाद जितने भी एटम्स आपको दिखाई देंगे वो एक नंबर बनेगा, उस नंबर के बराबर कुछ भी ले लो। इतने पेन 1 मोल पेन, इतने एटम्स 1 मोल एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स 1 मोल मॉलिक्यूल। यानी अब मुझे एक चीज समझ में आती, मोल का मतलब है अगर आपने कुछ चीजों को इकट्ठा किया और उनका नंबर टोटल 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर है तो आप बोल सकते हैं ये सिस्टम 1 मोल सिस्टम। इसको समझो जरा। अब एक बात और समझ में आए, अगर मैं अब भी मोल निकालने का कोई फॉर्मूला ना बताऊं तुम्हें, तो तुम में से कितने लोग सैंपल के वेट को देखकर ये बता सकते हैं कि सर ये सैंपल 2 मोल सैंपल। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, मोल निकालने का तो एक फॉर्मूला बताया गया था, गिवन मास को एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, आपका मोल निकला है। मैं तो अब भी नहीं बोल रहा हूं, मुझे तो ये फॉर्मूला आता ही नहीं, अब मैं मोल्स कैसे कैलकुलेट करूं। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक, फिर एक बार दिमाग लगाते हैं। ये जो मॉडर्न प्रैक्टिस में जो बोला गया इसको भी ध्यान रख लेते हैं। ये कहते हैं मोल को आजकल के जमाने में ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन के टर्म्स से भी डिफाइन किया गया। इसको जरूर याद करते हैं और सब लोग इस बात को नोट करेंगे, सब लोग इस बात को याद करेंगे कि ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन ये भी मोल की ही डेफिनेशन में आता है। इसको समझना, यानी और ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है? ग्राम एटम यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 ग्राम एटम, इसका मतलब है 1 मोल। अब आपको देखने में लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये आपको याद रखना। क्या? अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिख दिया जाए, इसको भी 1 मोल बोला, और अगर 1 ग्राम आयन लिख दिया जाए तो इसको भी 1 मोल बोला। यानी मोल में इस बात का ध्यान रखेंगे कि कई बार तो सवाल ऐसे आता है 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, कई बार ऐसा आता है 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। कुछ लोग सोचते हैं 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का मतलब है 2 ग्राम दे रखा, ना ना, 2 ग्राम एटम मतलब 2 मोल। यानी ग्राम और एटम अगर साथ में आ गए तो मोल बन जाते हैं, ग्राम और मॉलिक्यूल साथ में आ गए तो उसे भी मोल बोला जाता है, और ग्राम और आयन साथ में आ गए तो उसे भी मोल बोला जाता है। इस बात का बहुत ध्यान देना है कि
हमें हर बार इस चीज का ध्यान देना है, क्योंकि अच्छे मुश्किल सवालों में ये प्रॉब्लम हमेशा सामने आती है। बच्चे जल्दबाजी में ये गलती करके चले आते हैं कि सर उसने 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम दे रखा था तो मैंने सोडियम का 1 ग्राम ले लिया। ना ना, 1 ग्राम एटम दे रखा यानी ग्राम और एटम साथ में है तो मोल। अगर ग्राम और एटम के बीच में कोई आ गया तो आप समझ लीजिएगा फिर वो मोल नहीं। जैसे 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, क्या मतलब हुआ? 1 मोल। 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। अब देखिए, ग्राम और एटम के बीच में दुनिया भर की बकवास आ गई। इसका मतलब अब ये क्या दे रखा है? सोडियम एटम का 1 ग्राम दे रखा है। अब मोल नहीं है ये, यानी 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम 1 मोल सोडियम। 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स 1 ग्राम दे रखे हैं। सोडियम के सिर्फ 1 ग्राम है, ये 1 मोल नहीं दे रखे हैं। इस बात का ध्यान देंगे। हम कुछ डीपीपीज में इस तरह के सवाल जरूर डालेंगे ताकि ये कंफ्यूजन आए और आप उसको प्रैक्टिस करके उसको दूर करें। यानी अल्टीमेटली जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि मोल की डेफिनेशन एक बड़ी बेसिक डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अवोगाड्रो नंबर्स के बराबर कोई भी एंटिटीज आप इकट्ठी कर लें, आप उसे 1 मोल बोले। अब इतना अगर मैं सीख लेता हूं तो मुझे तो मोल्स कैलकुलेट करने भी आ गया, मुझे कोई फॉर्मुला तो ना चाहिए। देखिए, आप जरा दिमाग लगाइए। अब सब लोग एक बार सोच के देखेंगे। ये सैंपल ले लेते हैं, दिस इज अ सैंपल एंड दिस इज 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल। अब तुम्हें यह सोच के बताना है कि इस सैंपल में, ये जो सैंपल हमें दे रखा है, इस सैंपल में कितने मोल, ये कितने मोल सैंपल? तुम कहोगे सर ये तो हमें बड़ा सिंपल फॉर्मूला पता है, हम उस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, इतना दिमाग क्या लगाएंगे। अभी देखो फिर वही है, अब वो फॉर्मूला आने वाला है। लेकिन अगर फॉर्मूला ना लगाया जाए और आपसे कह दिया जाए आप बताइए इसके मोल कितने हैं, तो आप समझ लीजिए 99.9% बच्चे ये नहीं जानते कि बिना फॉर्मूला यूज किए मोल कैसे निकालते हैं, क्योंकि उनको मोल की डेफिनेशन नहीं पता। अब मेरी मोल की डेफिनेशन क्या है कि अगर आप Na होते तो 1 मोल होते, दैट इज डेफिनेशन। अभी मैंने देखा कि Na एंटिटीज को 1 मोल बोला जाता है। तो अगर आप Na एंटिटीज को 1 मोल बोल रहे हैं तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, कितनी एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं अगर ये पता चल जाए तो मैं मोल्स निकाल सकता हूं। बिल्कुल सीधा हो गया, एकदम काम खत्म। कैसे? क्या मुझे ये निकालना आता है कि 100 ग्राम के सैंपल में कितने एप्पल्स एग्जिस्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के? मैंने बहुत बार सीख लिया है। आप सबसे पहले एप्पल्स निकालिए। एप्पल्स निकालने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितने हैं। आप उसको Na से कंपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है वो Na है तो 1 मोल, अगर आपको लगता है वो 2 Na है तो 2 मोल है, अगर आपको लगता है वो 3 Na है तो 3 मोल है। खत्म हो गया बात। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 100 ग्राम का सैंपल है तो इस 100 ग्राम के सैंपल में सबसे पहले नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स निकाल। नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स, टोटल वेट ऑफ द सैंपल 100 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। सब जानते हैं, याद हो चुका है 100U, और मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मुझे साफ समझ में आता है। 100 ग्राम नीचे U है, उसको U को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज 100 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सब कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। नाउ दिस इज 1/1.66, सब लोग जानते हैं दिस इज। क्या निकल के आई ये वाली बात? ये पता ये चला कि इस सैंपल में Na एंटिटीज एग्जिस्ट करती। अब अगर इस सैंपल में Na एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं तो इसका तो ये मतलब हो गया कि सर ये तो अवोगाड्रो नंबर के बराबर। और आपने अभी डेफिनेशन क्या बताया था? इफ यू आर Na देन यू विल बी 1 मोल। तो ये तो Na ही है, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना, इसका वेट दे दीजिए, मैं आपको मोल्स निकाल के दिखा दूंगा। यानी अब मैं इसको अवोगाड्रो नंबर से कंपेयर करूंगा। अवोगाड्रो नंबर ये कहता है, या मोल की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर सैंपल में Na एंटिटीज या पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसे 1 मोल का नाम दिया जाएगा। बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने थे तो बिना फॉर्मूला लगाए मोल्स कितने आएंगे? Na डिवाइडेड बाय Na एंड दैट इज 1 मोल। यानी Na एंटिटीज को अगर 1 मोल बोला जाता है तो आप, क्योंकि यहां पर भी Na एंटिटीज हैं इसलिए आप 1 मोल। अगर सोचो यहां पर 2 Na एंटिटीज आती, 2 Na कब आती? जब ये 200 ग्राम का सैंपल होता। तो अगर ये 200 ग्राम का सैंपल होता तो अल्टीमेटली ये 2 Na एंटिटीज निकल के आती, यानी 2 Na एप्पल्स निकल के आते। और तब आप कैसे बोलते? अगर Na होते तो 1 मोल होते, क्योंकि तुम 2 Na हो इसलिए तुम 2 मोल बोले जाओ। तुम ये भी कह सकते हो सर ये तो बड़ा आसान सा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा के मोल क्यों नहीं निकालते? मैं फॉर्मूला ही लगाने जा रहा हूं। मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूं कि ये चीजें जो फॉर्मूले वाली चीज थी ये बाद में आती हैं, ये सब चीजें पहले शुरू होती। हम जिस सवाल को करेंगे वो फॉर्मूला ही लगा के करेंगे, लेकिन सिर्फ दिमाग में एक पिक्चर क्लियर करना चाह रहे हैं कि आपको अगर ये कैलकुलेशंस आती हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाले जाते हैं और फिर आपको मोल की डेफिनेशन आती है तो बिना फॉर्मूला यूज किए भी आप मोल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मोल की सिर्फ डेफिनेशन को यूज। सब लोग यहां तक समझ गए? क्लियर है ये? अब इसी में थोड़ा सा एक बात और ऐड कर देते हैं, वो यही है कि अब क्योंकि मोल की डेफिनेशन भी पता चल गई है तो मैं यहां पर एक चीज और जोड़ सकता हूं, क्योंकि अब मैं उसी फॉर्मूले पे जाने चाहता हूं जो तुमने याद कर रखा है। वो ये
सर ये ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? हमने तो मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास निकालना सीखा है, न्यूक्लियॉन्स निकाल के उसके आगे यू लगा देते हैं, हमें एटम का मास और मॉलिक्यूल का मास मिल जाता है। बात तो सही, लेकिन वो तो एक एटम का मास मिलता है। ये जो डेफिनेशन दी गई है, मुझे वैसे भी बड़ा डाउट होता है, ये डेफिनेशन देने वाले क्या डेफिनेशन देते हैं। बुक्स में लिखा जाता है किसी एटम या मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करो तो उसे ग्राम एटॉमिक मास बोल देते हैं। अरे भाई, किसी भी एटम के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए यू को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने तो कई बार किया था। लेकिन एक्चुअली जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो ये ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, वो ये होनी चाहिए कि मास ऑफ 1 मोल, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना था। एक एटम की बात नहीं हो रही, अब 1 मोल लोगों की बात हो रही। तो मैंने कहा भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे एक का मास निकालना आता है, 1 मोल में कितने होते हैं ये भी आपने बता दिया। तो अगर आपको टोटल मास चाहिए तो मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा, मुझे आता है, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए किसका निकालना। अब मैं खुद ही निकाल के देख लेता हूं, आप जरा समझना। अगर मैं इसको खुद ही निकाल के देखूं तो मैं इसको खुद ही कैलकुलेट करके देखता हूं। अगर मैं पूछूं कि सपोज हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, सोचो जरा कैसे करें। ग्राम एटॉमिक मास यानी 1 मोल का मास निकालना है। क्या सब लोग जानते हैं एक हाइड्रोजन के एक बॉल का वेट 1 यू होता है? हाँ जानते हैं सर, 1 यू होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब आपको 1 मोल का मास चाहिए, और 1 मोल में कितने हाइड्रोजन एटम्स एक्सिस्ट करेंगे? Na। तो इसका मतलब ये हुआ आपको इसको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सर इसमें एक कमी है। कमी क्या है? सर ये तो ग्राम में नहीं आएगा, ये तो यू में आएगा। तो अब आप इसको ग्राम में भी कन्वर्ट करेंगे, यानी मुझे करना क्या है, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए एक हाइड्रोजन का मास चाहिए ग्राम में, और उसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 मोल का मास कैलकुलेट करूंगा, जिसको ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन बोलूंगा। कैसे निकाला जाए? 1 यू का मतलब है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू Na का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23, और क्योंकि ये ग्राम में है तो अल्टीमेटली ये ग्राम में निकल आएगा। अब जरा आप इसको सॉल्व करिए, तुम सबको ये याद आएगा, मैंने बताया था 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 वो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, यानी 1/this इज इक्वल टू 6.022। तो अगर आप नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होने से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ये 1 में कन्वर्ट। समझो बात, यानी अल्टीमेटली आपको पूरा आंसर क्या मिलेगा? 1 ग्राम। यानी एक हाइड्रोजन का वेट 1 यू, लेकिन 1 मोल हाइड्रोजन का वेट जिसको ग्राम एटॉमिक वेट कहा जाता है वो 1 ग्राम। ये कंफ्यूजन मैं तुम्हें बताऊं, मैं तो शुरू में जब करता था मुझे इतना परेशान लगता था, मैं परेशान होता था कि सर जब कभी आप मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट पूछते हैं, कभी यू में बता देते हैं, कभी ग्राम में बता देते हैं। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 ग्राम, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 यू। मुझे समझ में नहीं आता था ये यू और ग्राम का फंडा क्या। अब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि एक एटम की बात चलेगी तो यू, और एक मोल एटम्स की बात चलेगी तो ग्राम। यानी आपसे अगर पूछा जाए वाटर के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का वेट 18 यू होता है। लेकिन वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जिसको आप मोलर मास कहते हैं, वो 18 ग्राम होता है। यानी 18 ग्राम वाटर का ये मतलब नहीं होता कि एक पानी का वेट दे रखा ना 18 ग्राम वाटर का वेट है 1 मोल पानी का भार। इसको जरा समझने की कोशिश करना, और यहीं से वो मोल का फॉर्मूला निकल के आने वाला है जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर ये कितना आसान था, आपने इसको कितना मुश्किल करने की कोशिश की है। जब आप मोल्स निकालना जानते हैं एक फॉर्मूले से, तो आप वही वाला फॉर्मूला क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला अब आता है, वो पहले नहीं आता। इनसे पहले ये लोग आते हैं और ये लोग ही वो फॉर्मूला बताते हैं। समझने की कोशिश करो। मैं और एग्जांपल लेता हूं इसी के अंदर। ये तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं आप, चलिए अगर किसी और की बात करते हैं। सर मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाइए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसी का भी ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। अब देखिए जरा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर आपको वाटर का कैलकुलेट करना है, इसका मतलब 1 मोल पानी का भार ग्राम में चाहिए, यही मतलब हुआ। अच्छा, एक पानी का आदमी, एक मॉलिक्यूल, वो कितना भारी होता है? 18 यू। ग्राम में कितना होगा वो यू? 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये तो एक मॉलिक्यूल का वेट हो गया, हमने पढ़ा रखा 18 यू का मतलब इतने ग्राम होता है। लेकिन तुम्हें एक मॉलिक्यूल का वेट नहीं, 1 मोल, बिकॉज तुम्हें ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो 1 मोल का मास कैसे निकलेगा? 1 मोल में कितने पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे? Na। तो इसको आप Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस इज 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे ही आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 बन गए।
क्यों? क्योंकि 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 को ही 6.022 इंटू 10⁻23 कहते हैं। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा? 1। इसका मतलब ये हुआ, ये 1 हो गया, ये 18 बचा, तो ये आ गया आपका आंसर 18 ग्राम। अब देखिए क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, एक पानी 18 यू, ये देखिए 18 यू, अगर इसको ग्राम में लिखे तो ऐसा, एक पानी 18 यू और एक मोल पानी 18 ग्राम। एक सोडियम 23 यू, लेकिन एक मोल सोडियम 23 ग्राम। इसको समझने की कोशिश करना। यानी अगर आपको यह बताया जा रहा है कि मेरे पास एक सोडियम का सैंपल है और उस सोडियम के सैंपल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सोडियम के सैंपल का आपको वेट दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि उसके अंदर मोल्स कितने हैं, तो मेरे पास अब दो तरीके। मैं सबसे पहले सोडियम के पार्टिकल्स कैलकुलेट करूंगा, पार्टिकल्स कैलकुलेट करते उसको अवोगाड्रो नंबर से कंपेयर करूंगा। अगर वो सैंपल Na के बराबर आया तो 1 मोल बोल दूंगा, 2Na के बराबर आया तो 2 मोल बोल दूंगा, 3Na के बराबर आया तो 3 मोल बोल दूंगा। एक तरीका। दूसरा तरीका, मोल्स जब भी कैलकुलेट करने हो तो आप सीधे सीधे इस डेफिनेशन को भी यूज कर सकते हैं या इस कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं कि मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको सैंपल के वेट को उसके ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम एटॉमिक वेट एक मोल का वेट। मतलब सोचिए, अगर आपको टोटल वेट दे रखा है और आपको एक मोल का वेट पता चल जाए, तो अगर आप टोटल वेट को एक मोल के वेट से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स मिल के चले आए। अगर आप टोटल वेट को एक पार्टिकल के वेट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, मोल्स नहीं मिलेंगे। दोनों में अंतर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों बातों में अंतर है। टोटल वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स। टोटल वेट एक मॉलिक्यूल के वेट से डिवाइड या एटम के वेट से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोनों में डिफरेंस। हम इस बारे में और डिटेल में बात करते हैं। पहले इस बात को समझने की कोशिश करो, सब लोग इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ग्राम और यू में क्या डिफरेंस आ रहा है। पानी 18 यू, क्या मतलब है सर? एक पानी की बात कर रहे हैं आप। पानी 18 ग्राम, क्या मतलब है सर? एक मोल पानी की बात कर रहे हैं आप। कैल्शियम कार्बोनेट 100 यू, क्या मतलब है भाई? एक कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, एक बॉल। कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, सर एक मोल की बात कर रहे हैं आप। यानी यू एक आदमी की बात चल रही, ग्राम एक मोल की बात चल रही। इसलिए जब टोटल वेट को एक आदमी के वेट यानी यू से डिवाइड करते हैं तो आदमी निकल के आते हैं, और जब टोटल वेट को ग्राम वाले वेट से डिवाइड करते हैं तो मोल्स निकल के आते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, समझने की कोशिश करो इस बात। मैं फॉर्मूला तो लिख ही दूंगा लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो सैंपल के मास को मैं डिवाइड करूंगा ग्राम एटॉमिक मास से या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वो डिपेंड करता है कि आपका सैंपल एटॉमिक सैंपल है या आपका सैंपल मॉलिक्यूलर सैंपल है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर कभी भी कोई सैंपल, और ऐसा क्यों कर रहा हूं जरा समझना, टोटल वेट आपको पता है और आप इस चीज से डिवाइड कर रहे हैं। अब सोच के जवाब देना, सब लोग अपने आप को जवाब देना। ये जो मैंने नीचे लिखा है, आइदर ग्राम एटॉमिक वेट एटम्स के सैंपल के लिए, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स के सैंपल के लिए, ये जो मैंने लिखा है ये किस चीज का वेट है? ये एक आदमी का वेट है, ये बॉल का वेट ना, ये एक मोल बॉल्स का वेट। समझो, यानी टोटल वेट को अगर एक मोल बॉल्स के वेट से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अगर टोटल वेट को एक बॉल के वेट से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ बॉल्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मोल्स नहीं। समझने की कोशिश करना इस बात। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं तुम्हें ये बात। फिर से मान लेते हैं, फिर से वही एग्जाम्पल लेता हूं। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ये सैंपल है और इसके अंदर ये बॉल्स। जरा देखते हैं कैसे समझ में आता है, कैसे तुम दिमाग लगाते हो। अगर मैं ये लिखता हूं 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, समझो जरा किससे डिवाइड किया है? टोटल वेट को आपने डिवाइड किससे किया है? एक बॉल के वेट से डिवाइड किया है या एक मोल बॉल्स के वेट से डिवाइड किया है? ग्राम में है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट, मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम। यानी आपने एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट के वेट से डिवाइड कर दिया। ये कहीं से भी आपको बॉल्स निकल के नहीं आने वाली, ये आपको मोल्स मिल जाएगा। समझने की कोशिश। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं सर हम तो ऐसा करने की सोच रहे थे। ये क्या है सर, इन दोनों में क्या अंतर है? अरे इन दोनों में अंतर है भाई। यहां पर आपने एक मोल के वेट से डिवाइड किया तो मोल मिल जाएंगे, एक बॉल के वेट से डिवाइड किया तो बॉल मिल जाएंगी। समझ लो बात को। यानी यहां पर जो मिलने जा रहे हैं वो नंबर ऑफ बॉल्स या मॉलिक्यूल्स मिलने जा रहे हैं। अब तुम जरा समझना क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। अगर तुम्हें मोल्स मिल जाते हैं तो क्या तुम नंबर ऑफ बॉल्स भी निकाल सकते हो? उल्टा, यहां पर पहले बॉल्स आ गई,
वहां पर पहले मोल्स आ गए। अच्छा, मोल्स आने के बाद अगर मुझे बॉल्स के पास जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि सर आपने बताया है डेफिनेशन में मोल का मतलब Na होता है, तो जितने भी मोल यहां मिलेंगे अगर मैं उसको Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इस सैंपल में बॉल्स का आइडिया निकल आएगा। बिल्कुल सही। दूसरी बात क्या निकल के आ रही है? दूसरी बात यह है कि सर अगर नीचे से आगे बढ़ते तो क्या होता? अब आप मोल्स कैसे निकालेंगे? तो अभी मैंने बात की थी, आपने सबसे पहले पार्टिकल्स निकाले और पार्टिकल्स निकालने के बाद आपने अवागाड्रो नंबर से डिवाइड करके यहां पर आपने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए और यहां पर आपने मोल्स निकाल लिए। अब सब लोग इसको एक सेकंड के लिए बहुत इत्मीनान से जरा समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसको दोबारा भी समझाता हूं अभी, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एक ऐसा पाथ दे रहा हूं जो तुम्हारे लिए सहूलियत लाएगा, लेकिन उसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको जरा समझना चल क्या रहा है। चल ये रहा है, आपने सबसे पहले सैंपल का वेट दे दिया, ये आपके पास वेट आ, ठीक। इस वेट से आपके पास दो रास्ते हैं। इस वेट से पहले मोल के पास जाइए और फिर मोल्स के बाद पार्टिकल्स के पास चले जाइए। क्या कैसे कर रहा है बताओ जरा, क्या क्या कर रहा है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर यहां से आप मोल के पास कैसे जाएंगे, तो इस सैंपल के वेट को ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मोल मिल जाएंगे। सर मोल आ गया। अब बताइए पार्टिकल्स तक कैसे जाएंगे, एप्पल्स तक कैसे जाएंगे? तो मोल में क्या डेफिनेशन दी गई है? 1 मोल Na तो 10 मोल 10 Na, 5 मोल 5 Na। तो सर जैसे ही आपको मोल मिले अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके पार्टिकल्स के पास चले जाएंगे। एक तरीका आ गया, मोल भी आ गए और पार्टिकल्स भी आ गए। ये एक तरीका। दूसरी बात करते हैं। सर फिर आपने सैंपल का वेट दे रखा, अब आप पहले ये बताइए पार्टिकल्स के पास जाने के लिए क्या आपको मोल वाला रास्ता ही चूज करना पड़ेगा? ना ना, मैं तो क्लियर हूं सर। अगर आपको बॉल्स निकालनी है तो मोल तक क्यों जाते हैं? आप सीधे सीधे एक बॉल के वेट से डिवाइड कर दीजिए तो भी आ जाएगा। यानी अब मैंने दूसरा बात क्या फॉलो किया, सैंपल का वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्या निकला है? पार्टिकल्स। और फिर उन पार्टिकल्स को आपने अवागाड्रो नंबर से कंपेयर कर लिया, क्योंकि जितने पार्टिकल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली मोल्स डिसाइड होते हैं। अगर Na पार्टिकल्स होते हैं तो 1 मोल होते हैं, अगर Na/2 है तो हाफ मोल्स हैं, 2Na है तो 2 मोल्स हैं। यानी आपको जैसे ही पार्टिकल्स मिलेंगे आप अवागाड्रो नंबर से डिवाइड करके आपको मोल्स मिल जाएंगे। यानी दो पाथ है मेरे सामने, इसको जरा समझने की कोशिश करना सब लोग। ये मेरे पास दो पाथ है। एक पाथ है सैंपल के वेट को मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट से डिवाइड करके पहले मोल निकाल लीजिए और मोल के बाद मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के पास चले जाइए। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, सैंपल के वेट को आप डायरेक्टली एक मॉलिक्यूल के वेट के डिवाइड करके भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं और फिर इन मॉलिक्यूल से भी आप मोल्स के पास जा सकते हैं। आपका जैसा दिल करे आप वो फॉलो करिए। अब सर ये आप ही बता दीजिए कि सर हमारा दिल तो पता नहीं उस टाइम पर क्या क्या करेगा, हम कहीं ऐसा ना हो गलत रास्ता इख्तियार कर लें और हमें आंसर गलत मिल जाए। आप ये बताइए कि हमें कब क्या करना चाहिए? वैसे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, देखो मेरा अपना एक सजेशन, अगर आपको कभी भी पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर सवालों में दिखाई देता है, तो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं तो एक ये रास्ता अच्छा रास्ता है कि आप सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब वही अपने एप्पल्स, तो अगर आपको एप्पल्स कैलकुलेट करने हो तो मुझे जो समझ में आता है वो एक आसान तरीका है कि आप सबसे पहले टोटल वेट को एक एप्पल के वेट से डिवाइड कर दीजिए। आपको सीधे सीधे पार्टिकल्स मिल जाएंगे। मोल होल बाईपास कर दिए, मोल तो निकाल लेंगे, आपको तो पार्टिकल्स निकाल, ठीक। लेकिन यार इसमें भी एक गड़बड़ ये कि जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो क्योंकि तुम तो समझदार हो, क्योंकि तुम्हें बताया गया है कि जैसे यू से डिवाइड करोगे इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना और ग्राम में कन्वर्ट करते ही वो ग्राम ऊपर जाके Na बन जाता है, तो तुम्हारे लिए तो ये आसान। लेकिन फिर वही है कि भाई जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, तो जनरल इंफॉर्मेशन यही है कि जब कभी भी सैंपल का वेट दिया जाए तो आप उस सैंपल के वेट को पहले ध्यान से देख लीजिए कि वो ग्राम में दिया गया या यू में दिया गया। ये मेरा अपना मानना है और मेरी इस बात को तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारे लिए आसान है। मैं बताता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और कल मैंने डीपीपी में इस तरह के सवाल जरूर डाले थे ताकि तुमने अगर तुम देख पाए उसको। इसी के अंदर अगर मान लीजिए जैसे अब इसी के अंदर जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे बात भी कर रहे हैं, इसी के अंदर अगर मुझे सपोज ये सवाल दिया जाए, मैं दो सैंपल ले रहा हूं, दोनों सैंपल को अपने हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सैंपल ये है, एक सैंपल तो ये दे रखा है जिसमें आपसे कहा गया है कि 19600 ग्राम H2SO4 का सैंपल,
और दूसरा सैंपल पैरेलली में, ताकि तुम्हें कंपेयर कर पाओ कि दोनों तरीकों में अच्छा तरीका कौन सा, कब कौन सा तरीका बेटर, ठीक। और ये जो सैंपल दे रखा है दिस इज 19600 ग्राम, ग्राम नहीं, ग्राम हो चुका है, तो ये मेरा 19600 U H2SO4। देखो ये पता नहीं तुम लोगों ने कभी ये चीज महसूस की है कि नहीं, ये बहुत अजीब सी चीज, ये आसान नहीं होती। आप इनको आसान इस तरह से समझा जाता है जैसे आंसर वांसर देख लिया तो आंसर देख के अरे हाँ यार हमसे गलती हो गई, मतलब सर हम बाईपास करते हैं चीजों को, आप सोच लेते हैं अरे ठीक है यार देखा जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये इतना आसान नहीं। आप बहुत ध्यान से करिए इन सब चीजों को। सर ये जो सैंपल H2SO4 का दे रखा है वो तो ग्राम में दे रखा है, और ये जो सैंपल H2SO4 का दे रखा है वो यू में दे रखा है, ठीक। और दोनों में सवाल एक ही पूछा गया। सवाल क्या पूछा गया वो भी मैं बता देता हूं। सवाल वो पूछ रहा है कि फाइंड आउट the number of molecules, that is apples, और बल्कि थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ताकि कल की बात और रिवाइज हो जाए, एन एप्पल इन बोथ द सैंपल्स। ये सवाल। अब देखो सर हम तो इस सवाल को कर लेंगे, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, हम बिल्कुल दिमाग लगा लेंगे। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाह रहा हूं इन दोनों सवालों का अप्रोच क्या होना चाहिए, इसको समझो जरा कि और इसमें मैंने बड़ा सोचा है तभी तुम्हें ये बात बता रहा हूं, अदरवाइज मैं इतनी डिटेल में एक 12th पास बच्चे के सामने नहीं जाता कि सर मोल निकालने की डेफिनेशन आज आपने बताई है जबकि कल की क्लास हो चुकी है, जबकि मोल की बात सबसे पहले होनी चाहिए। और तुम सोचो मोल की डेफिनेशन अगर मुझे नहीं भी आती, मतलब मोल का फॉर्मूला मुझे निकालना नहीं भी आता है कि गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, तो भी मैं मोल निकालना जानता हूं क्योंकि मुझे मोल की डेफिनेशन आती है। मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देखकर भी मोल प्रिडिक्ट कर सकता हूं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एप्पल्स या ऑरेंजेस मैंने निकालने कल सीख लिए, ठीक। बहरहाल अब जैसे मान लीजिए ये सैंपल, ठीक। अब कैसे सर ये जो मोल्स आएंगे कैसे निकाले जाएंगे? सर वो अभी आपने एक फॉर्मूला बताया था, टोटल वेट को ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल्स निकाले जाते हैं। एंड द वेट जो आप बता रहे हैं, वेट जो मुझे दे रखा है वो वेट दे रखा है 19600 ग्राम्स। एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको पता ही है H2SO4 का 98 ग्राम होता है। टोटल वेट को अगर आप ग्राम मॉलिक्यूलर वेट यानी 1 मोल के वेट से डिवाइड करेंगे तो मोल मिल जाएंगे। सर ये आपके सामने मोल आ गए, मेरे ख्याल से शायद ये 200 आ जाएंगे, 200। सर आप मोल क्यों निकाल रहे हैं? जब आपको मोल निकालने नहीं, आपको क्या निकालना है सर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, एटम्स निकालने, मोल कहां से बीच में आ गया? फिर मेरी बात सुनना सर, मैं मोल्स निकाल कर ही सवाल को आगे बढ़ाता हूं क्योंकि मैंने यही सीखा, ठीक। और मुझे इस बार यही तरीका सही भी लगता। तुम देखो जरा, क्या ये कहना ठीक है कि 1 मोल का मतलब Na होता है? ये तो बाय डेफिनेशन हमें पता है। और आपने फटाक से मोल्स निकाल रखे हैं 200, 1 सेकंड में आपने 200 मोल्स निकाल लिए। तो अगर आपको नंबर ऑफ H2SO4 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो होंगे 200, जो कि मोल्स हैं, और 1 मोल में Na तो 200 में 200 है। याद है आपका आंसर? ये तो आ गए पार्टिकल्स, एप्पल्स। अब लेकिन क्योंकि ये मॉलिक्यूलर सैंपल है और इसके अंदर एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो कल बात हुई थी मॉलिक्यूल्स के बाद एटम्स निकालने के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते। मेरे ख्याल से सब लोग इस बात के जवाब दे भी, बड़ा आसान। यानी होगा क्या कि जब आपने नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स निकाले तो नंबर ऑफ टोटल एटम्स कैलकुलेट करने के लिए सब लोग इस बात को भाई याद करते चलेंगे। एटम्स निकालने के लिए मैं मॉलिक्यूल्स को जो भी आपने निकाले उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मुझे ऐसा लगता है H2SO4 की एटॉमिसिटी 7 होगी, 2 H होंगे, 4 O होंगे और 1 सल्फर होगा। सो एटॉमिसिटी 7। सो आंसर इज 1400। ये आंसर आ गया आपका एटम्स का, ये आ गया आपके मॉलिक्यूल्स, ये सबसे पहले मोल्स, मोल्स के बाद अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के बाद एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके आपका एटम्स। ये तीनों आंसर मैंने क्या, इन तीनों में जो बेफिजूल निकला वो है ये 200, क्योंकि ये तो निकालना नहीं। ये मानते हो सब लोग? क्या मैंने मोल पूछे? नहीं। तो आपने 200 क्यों निकाला? मुझे ये मेथड अच्छा लगा। मुझे ग्राम में सैंपल का वेट दिया गया था, मुझे ये अच्छा लगा। मैंने फटाक से ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करके मोल्स निकाले, मोल्स के बाद Na लगाया, मॉलिक्यूल्स निकाले, मॉलिक्यूल्स के बाद एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके एटम्स कैलकुलेट किए। मुझे मेथड अच्छा लगा। उसने कहा सर जब आपको इतना अच्छा मेथड लग रहा है तो यही मेथड यहां भी यूज कर लीजिए, ये भी तो सैंपल है, इसका भी तो वेट दे रखा है, इसके भी तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स निकाल ले, यही मेथड यूज कर लीजिए। अब मेरी जान सूख रही है। क्यों? क्योंकि मैं इतना समझदार नहीं हूं, क्योंकि मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं की।
और मैंने आज की क्लास भी ध्यान से नहीं सुनी और मैंने डीपीपी डिस्कशन भी ध्यान से नहीं सुना। मैं तो ये सोच रहा था सर बेकार में इतनी टाइम पास कर रहे हैं, इतना मेहनत काम करवा रहे हैं, ये वाला आसान तरीका जो हमने सीख रखा है, आज तुम उस मेथड को यूज करोगे और मेरी कल की बात अगर याद नहीं रखी है तो तुम यहां पर बुरी तरह से झेलने वाले हो। आंसर आएगा लेकिन तुम बहुत कैलकुलेशन में फंसने वाले हो। देखो जरा, सेम इस मेथड को जो यहां निकाला, क्या मेथड है, पहले मोल्स निकालते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, वो यहां लगा के दें, सेम। आप फंसने वाले हैं कैसे, देखते हैं आप, देखिए जरा 19,600 यू H2SO4 सैंपल, सेम मेथड फॉलो करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है सर, मोल्स निकाल लीजिएगा, मोल्स के बाद मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिएगा। चलिए मोल्स निकाल लेते हैं, क्या सर मोल्स, और दुनिया जानती है, ऐसा नहीं है कि सवाल में मोल्स का फॉर्मूला बदल दूंगा ना, फॉर्मूला वही रहेगा यार। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि मोल्स निकालने के लिए गिवन मास को, जो कि इस बार 1600 यू है, आप वेट से डिवाइड करते हैं। और मोल्स निकालने के लिए कौन से वाले वेट से, यू वाले वेट से या ग्राम वाले वेट से, ग्राम वाले वेट से। यहां जैसा किया है, सवाल नहीं बदल दूंगा, तुमने सैंपल का वेट बदल दिया मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉर्मूला तो ना बदल दूंगा मैं। नीचे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल्स निकाले जाते हैं, यू वाले वेट से नहीं। इसके अलावा यू आप इसको डिवाइड करने जा रहे हैं इस बार 98 ग्राम से। बस जो बच्चा नहीं जानता वो सूख गया, समझो, तो उसको यही नहीं समझ में आएगा। और अगर वो बेवकूफ हुआ तो वो तो कहेगा छोड़ो ना, यू और ग्राम सब साला कैंसिल करो, देखा जाएगा 200 आ गया आंसर ना, सब गलत हो जाएगा। समझो बात, सवाल गलत करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ भी कर दो, समझ रहे बात को। लेकिन जो समझदार है वो इतना जानता है कि अच्छा अब यू ऊपर है नीचे ग्राम है, तो इसका मतलब ऐसे तो कैंसिल नहीं होगा, यू को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब कुछ बात बनेगी। हाँ बात तो सही है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता यार बेकार की मुसीबतें चालू होने जा रही, दुनिया भर की बकवास चालू होगी, यू को ग्राम में कन्वर्ट करोगे। चलिए कर लेते हैं, आ गया 19,600 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और नीचे आ गया आपका 98 ग्राम। चलिए ठीक है सर, अब कुछ तो राहत मिल रही है, सुकून मिला मुझे, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा और ये 98 से कट के 200 बचेगा। सर बहुत दिमाग लगाने के बाद 200 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 तक पहुंचे हैं, और ये है मेरे मोल। समझो बात, बिल्कुल वही कर रहा हूं जैसे यहां किया, मोल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल आ गए, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल आ गए। चलिए ठीक, अब क्या करें, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते थे, बेकार की मुसीबतें चालू होने जा रही, दुनिया भर की बकवास चालू होगी, यू को ग्राम में कन्वर्ट करोगे। चलिए कर लेते हैं, आ गया 19,600 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और नीचे आ गया आपका 98 ग्राम। चलिए ठीक है सर, अब कुछ तो राहत मिल रही है, सुकून मिला मुझे, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा और ये 98 से कट के 200 बचेगा। सर बहुत दिमाग लगाने के बाद 200 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 तक पहुंचे हैं, और ये है मेरे मोल। समझो, अरे भाई फोन काटो यार, यहाँ क्या, मैं तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब इसी में ये वाली बात करते हैं। अब वो कह रहा है कि यार ये जो मोल्स निकल के आए सर, आप मोल्स के बाद मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, तो मैंने डेफिनेशन लगा ली, एक मोल का मतलब है ना, तो फिर इतने मोल का मतलब कितने, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहीं पर मॉलिक्यूल्स, थोड़ा छोटा स्पेस है लेकिन मैं यहीं पर कवर करना चाह रहा हूँ इस बात को, मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। क्या तरीका है मॉलिक्यूल्स निकालने का, जब मोल्स मिल जाते हैं तो Na लगा देते हैं। चलिए मोल्स मिल चुके हैं, Na लगा देते हैं, 200 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻22, ये आपके मॉलिक्यूल्स आ गए। अब सोचो जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो इनको मल्टीप्लाई करेगा पहले, और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेगा, और उसको मल्टीप्लाई करने में 2, 3, 4 मिनट लगेंगे, और पता चलेगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 1 होता है। समझो बात को, अभी बात हुई थी हमारी, दिस इंटू दिस, दे बोथ आर, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दे विल बी 1, तो ये दोनों मिलकर 1 बन जाएंगे, 200 अकेला रह जाएगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 2। इतनी मेहनत करवा रहे हो सर टोटल मॉलिक्यूल्स निकालने में, बताइए पहले मोल निकाले, जो कि निकालने नहीं थे, लेकिन आप तो घुसे पड़े। सर आपने यहाँ पर मोल निकालने का तरीका बताया, या आपको अच्छा लगा तो आपने वही तरीका यहाँ भी लगा दिया, और यहाँ हमारी जान निकल गई। क्यों? क्योंकि सर ये तो यू में सैंपल दे रखा था, और यू में सैंपल को ग्राम में कन्वर्ट किया। पहले तो यही मेरा दिमाग फट गया कि यू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए ढूंढ ढांड के निकाला, उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके डिवाइड किया, डिवाइड करने में जान निकल गई। उसके बाद जब मैंने Na से मल्टीप्लाई किया और बैंड बच गई। सिर्फ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले मोल, और मोल के बाद मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए इस सवाल में नहीं, इस सवाल में बड़ा सुकून था, खटाक से 99, देखिए सब कैंसिल, बस सीधे मोल, मोल के बाद Na के बाद 7, खत्म, 1 सेकंड। लेकिन इस सवाल में जब वही मेथड फॉलो किया, पहले मोल, मोल के बाद Na,
बस वही मेरी बैंड बस्ती चली जा रही है, क्योंकि सर सैंपल का वेट यू में गिवन है सर। आप सोचो आंसर क्या आएगा, ये 200 मॉलिक्यूल्स आ गए, अगर आपको एटम्स निकालने तो क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आंसर विल बी व्हाट 1400। इस सवाल का आंसर 1400 एटम्स आएगा और इस सवाल का आंसर 1400 Na एटम्स आएगा, दोनों में आता। तो सर ये बताइए फिर करें क्या, मतलब ये आपको ये अच्छा लगता है, जब आपको ये वाला मेथड अच्छा लगता है तो हमने इस सवाल में भी वही वाला मेथड लगाया, अब आपको ये अच्छा नहीं लगता, करें क्या सर, करें ये कि जब आपको मोल निकालने ही नहीं थे तो आप कम से कम इस सवाल में डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे, आपने इतनी बेवकूफी करी क्यों है। अब मेरी बात सुनना, इसका डायरेक्ट तरीका क्या होना चाहिए वो भी यही सॉल्व करके देखता हूं मैं, ठीक। अब मैं इसका एक ऑल्टरनेट मेथड निकालता हूं। कल की क्लास टोटल वेट गिवन है, एक एप्पल का वेट निकालना आता है, नंबर ऑफ एप्पल्स निकाल लो, क्या दिमाग लगाना है इसमें। लेकिन नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड किससे करोगे, ग्राम से या एक एप्पल के वेट से, एक एप्पल के वेट से, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या जिसको आप एप्पल्स कहते थे आज तक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट मोल बाईपास, मोल से मतलब ही नहीं, मोल तो निकालने ही नहीं, तो सीधे मॉलिक्यूल्स आ गया 19 क्या था हमारा 19 ये आ गया हमारा 19,600 यू, यही सैंपल है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन बॉल। वन बॉल का वेट कितना, 98 ग्राम या 98 यू, 98 यू, ध्यान रखना भाई। अब देखिए कितना सुकून मिल रहा, कोई कैलकुलेशन नहीं, यू से यू उड़ा और सीधे आया 200। जिस 200 को निकालने में तुमने इतनी मेहनत की है वो 200 डायरेक्ट निकल सकता था, क्यों मोल के चक्कर में पड़े थे। सर हमें तो यही सिखाया गया था, जब भी सैंपल का वेट आए पहले मोल निकालो, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल्स निकाल लो, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके एटम्स निकाल लो, हमें तो यही सिखाया गया। अब तुम आज जो सिखाया गया तुम उसको याद रखो, क्या बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सैंपल का वेट ग्राम में गिवन तो मोल्स निकालकर पार्टिकल्स तक जाना अच्छा मेथड माना जाता, लेकिन अगर सैंपल का वेट यू में गिवन है तो डायरेक्ट पार्टिकल्स निकालना यू के वेट से डिवाइड करके ज्यादा आसान मेथड है बजाय मोल्स के थ्रू आगे बढ़। सब लोगों को ये बात क्लियर है कि नहीं, सब लोग मुझे इसमें लिख के दिखाएं। ठीक, यानी अब एक चीज समझ में आती है, अब यहीं से ये चैप्टर मुझे लगता है अब स्टार्ट हुई होगा, क्योंकि एक क्लास जो हमने कल करी है वो एक बेसिक क्लास थी और उसमें मुझे कुछ बेसिक्स बताने भी थे, तुम्हें कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन करना था। अब ये क्लास मोल कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं, अब ये धीरे धीरे यहां से स्टार्ट होने जा रहा है। और अब एक चीज क्लियर हो गई है कि जब आप मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक जनरल फॉर्मूला अब आ चुका है, वो है गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम एटॉमिक वेट, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर वो सैंपल यू में गिवन है तो आप मोल्स कैलकुलेट ना करके पार्टिकल्स निकालने के लिए डायरेक्टली यू से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कल भी हम लोग ने सवाल किए थे, एक आध क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं और बात करूं तो कल भी हमारी बात हुई थी। कल एक सवाल दिया गया था डीपीपी में, अगर तुम्हें याद हो 53 यू हीलियम सैंपल और आपसे पूछे गए थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। अब जरा सब लोग इस सवाल को एक सेकंड के अंदर सॉल्व करके देखें, मैं 2 सवाल बना रहा हूं यहीं के अंदर। अगर यही सवाल होता 53 ग्राम हीलियम सैंपल, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, ये 2 सवाल। बस मैं इस बात को आज ऐसे ही इतना ही रखना चाह रहा हूं कि तुम्हें क्या ये अंतर समझ में आ रहा है कि जब सैंपल ग्राम में दिया हो और यू में गिवन हो तो पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं। बस मुझे तुम्हें यही बताना था। अब आप इसको बहुत ध्यान से एक बार फटाफट देख लीजिए। ऊपर वाला सैंपल यू में दे रखा है, नंबर ऑफ बॉल्स कैलकुलेट करनी है। नीचे वाला सैंपल ग्राम में दे रखा है, नंबर ऑफ बॉल्स कैलकुलेट करनी है। नीचे वाला क्योंकि ग्राम में दे रखा है तो बेटर है कि आप मोल्स के थ्रू आगे निकल जाए, और ऊपर वाला यू में दे रखा है तो डायरेक्टली बॉल्स निकाल लीजिए। सब लोग को समझ में आ रही है वाली बात? देखो जरा, अब मैं अगर 53 यू सैंपल की बात करूं तो मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, और इस बार बेवकूफी नहीं करूंगा कि सर मैं तो एक ही मेथड से सॉल्व करूंगा ना,
मैंने दोनों मेथड सीख रखे हैं सर। डायरेक्ट बॉल निकालना भी मुझे आता है और मोल्स के थ्रू बॉल निकालना भी मुझे आता है। यहां पर क्योंकि सैंपल यू में दे रखा है और मुझे बॉल्स निकालनी है तो सीधे सीधे एक बॉल के वेट से डिवाइड कर दूंगा। मोल कहां से पिक्चर में आता है सर? ये देखिए आप 53 यू आपका टोटल वेट है और एक बॉल का वेट 4 यू होता है। आप सीधे सीधे 13 एटम्स कैलकुलेट कर लीजिए। क्या दिमाग लगाना है इसमें? सर आपने बॉल्स क्यों नहीं निकाले? अरे मोल निकालने ही नहीं थे इसलिए नहीं निकाले। मुझे बॉल्स निकालनी थी, मैंने डायरेक्ट बॉल्स निकाल ली। सर फिर नीचे भी यही करिए, आप नीचे भी ऐसे करिए। क्यों नीचे ऐसे करूं? जब सैंपल का वेट ग्राम में दे रखा है तो मैं पहले मोल्स कैलकुलेट करूंगा, मोल्स के बाद अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके बॉल्स निकाल लूंगा। यानी यहां पर सबसे पहले मोल्स निकाले जाएंगे, दैट इज 53 डिवाइडेड बाय, यार ये 52 कर देते हैं, मुझे लग रहा है 13 इंटू 4 52 होगा ना, तो इसको 52 कर लेते हैं। यहां पर जरा सा चेंज कर लेते हैं, इट शुड बी 52 ताकि कैलकुलेशन में गड़बड़ ना आया। और इसको भी 52 ले लेते हैं, इसको भी 52 ले लेते हैं। अब जरा इसका सही से आंसर, अब इसका सही से आंसर निकाल लेते हैं। ये हो गया मेरा 52, ये भी ले लेते हैं 52। अब चेंजेस कर लेते हैं ताकि एग्जैक्ट आंसर निकल जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 52 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 13, और ये हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाय ये ग्राम, तो नीचे 4 ग्राम से डिवाइड करेंगे। हीलियम का ग्राम एटॉमिक वेट मास 4 ग्राम। अब ये जब ग्राम एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे तो बॉल्स नहीं निकलेंगी, पहले मोल्स निकलेंगे। मोल्स कितने आएंगे? 13 मोल। और 13 मोल के बाद आप इसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके 13 Na एटम्स निकाल। मुझे ये वाला मेथड नीचे ज्यादा अच्छा लगता है, वाया मोल मॉलिक्यूल्स या एटम्स तक पहुंचना, और ये डायरेक्ट पार्टिकल्स तक पहुंचना। ये कैसे डिसाइड करना है? ये डिसाइड करना है सैंपल के वेट को देखकर। अगर सैंपल का वेट ग्राम में गिवन है तो आप पहले मोल्स निकाल कर आगे बढ़िए, ज्यादा आसान रहेगा। अगर सैंपल का वेट यू में गिवन है तो पार्टिकल्स निकालने के लिए आप डायरेक्टली एक पार्टिकल के वेट से डिवाइड करिए, और एक पार्टिकल का वेट ग्राम में नहीं होता, यू में निकाला जाता है, और यू में डिवाइड करके आपको सीधे सीधे पार्टिकल्स मिलेंगे। यहां तक क्लियर है? अब ये जो टॉपिक हमने किया, ये जितनी चीजें कल से लेकर आज से डिस्कस की, इसके ऊपर आज एक और डीपीपी दूंगा मैं, जिसमें ग्राम्स दे रखे होंगे, मोल्स निकालने होंगे, मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे, एटम्स निकालने होंगे, प्रोटॉन्स निकालने होंगे, किसके अंदर एटम ज्यादा है, किसके अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये इससे रिलेटेड भी आज एक डीपीपी मिलेगी, उसका सोल्यूशन भी हम बाद में शाम तक वीडियो सोल्यूशन भी आपको दे देंगे। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ना एक, हालांकि पता नहीं बहुत ज्यादा यूज तो नहीं है, इन सब चीजों का यूज थोड़ा सा गैसियस स्टेट में देखने को मिलेगा, लेकिन मैं एक, क्योंकि लाइन से एक चीज करते चले आ रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से एक चीज लिखना चाह रहा था, वो यही है कि गैलुसाक साहब ने एक गैसेस के कंबाइनिंग का एक लॉ दे रखा है, लेकिन इस लॉ में भी एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इस लॉ के अंदर ये बोला गया है कि ऐसा तभी होगा, मतलब इसके ऊपर भी कंडीशन है, और ये सब तुम सब 12th पास हो, मेरे ख्याल से तुम इस बात को जानते भी हो कि जब भी गैसेस कंबाइन होंगी, उन दोनों गैसेस का या तीनों गैसेस का जो भी आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उन गैसेस को अगर सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ले लिया जाए तो यार ये तो मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ तो ये बात कर सकता हूं मैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में किसी भी आइडियल गैस के लिए लिंक होते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, पीवी इक्वल टू RT से। तो यहां पर वो यही बोलना चाह रहे हैं, भाई देखिए आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, लॉ को सिर्फ ध्यान कर लेते हैं, वो यही है कि जो रिलेशन मोल्स में होगा वही रिलेशन वॉल्यूम में भी चलेगा, अगर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस आर सिमिलर। समझो बात, यानी अगर सारे मेजरमेंट्स सेम प्रेशर टेम्परेचर पे किए गए हैं तो जो बातें मोल्स पे चलती थी वही बातें वॉल्यूम में भी चलेंगी। कहने का मतलब ये हुआ, हाइड्रोजन का 1 मोल क्लोरीन के 1 मोल के साथ जुड़कर अगर HCl के 2 मोल बनाता है अंडर सिमिलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि HCl का हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम यानी 1 ml मान लेते हैं, वॉल्यूम की कोई भी यूनिट, क्लोरीन के 1 ml के साथ जुड़कर HCl के 2 ml फॉर्म करेगा। आप इसको सिमिलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस पर तो मान सकते हैं, लेकिन ऐसा आप हमेशा नहीं कह सकते। यानी अगर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन सिमिलर नहीं है तो आप मोल्स को वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते। यानी एक लॉ है जिसको आगे हम जब गैसेस स्टेट करेंगे तो दोबारा भी दिखाया जाएगा, लेकिन ये क्लियर है कि जिस तरह से आप मोल्स के साथ रिलेशन जानते हैं उसी तरह से आप वॉल्यूम्स के साथ भी रिलेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम इसको और डिटेल में बात समझते हैं और आगे बात करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, और ये भी एक लॉ है। हम असल में इस पॉइंट के बाद ही ये चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे। अवोगाड्रो साहब का क्या मानना है? अवोगाड्रो साहब का मानना यह है कि जो तुम लोगों को पता भी है कि आइडियल गैसेस के लिए प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस अगर सिमिलर है तो वॉल्यूम और मोल्स आपस में डायरेक्टली लिंक होंगे। और एसटीपी की अगर बात करें तो एसटीपी पर यह कहा जाता है कि किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा, जिसको आप मोलर वॉल्यूम कहते हैं, वो 22.4 लीटर लिया जाएगा। आपको ये एक बात याद रखनी है अभी के,
हालांकि तुम सब पढ़े लिखे हो, तुम जानते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन क्योंकि 12 पास स्टूडेंट है तो इस इक्वेशन के बारे में वो जानते हैं। अगर मैं प्रेशर तुम्हें दे दूं, अगर मैं तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स दे दूं, अगर मैं तुम्हें टेम्परेचर दे दूं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पहले से पता होती है, तो मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूं। यानी यहां पर भी यही किया गया है, किसी भी आइडियल गैस का प्रेशर फिक्स कर दिया गया। इसको हम इसका पीडीएफ भी देंगे, तो तुम अभी चाहो तो नोट कर सकते हो इसको, अदरवाइज इसको सिर्फ समझ लेते हैं। प्रेशर इज 180 m, दैट इज 760 mm ऑफ Hg। कुछ किताबों में भी 760 टॉर भी दे देते हैं। टेम्परेचर भी गिवन है 0 डिग्री या 273 केल्विन। यानी अगर कोई आइडियल गैस एसटीपी पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर, तो उसका एक मोल, उसका मोलर वॉल्यूम जो होगा, एक मोल का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। अगर वो 2 लीटर होती, 2 मोल होती तो 22.4 इंटू 4 हो जाता। अगर वो 4 मोल होती तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन होना एसटीपी पर, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर अगर कोई भी गैस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ द गैस, बस हमें उसको आइडियल गैस अज्यूम करना है। तो फॉर एनी आइडियल गैस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ द गैस, 1 मोल इज 22.4 लीटर। तुम समझो जरा, ये तीसरी बात मैंने क्यों की। ये तीसरी बात मैंने इसलिए की है क्योंकि अब तुम्हारे पास मोल्स को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, जरा समझना। और वो अगर ध्यान से देखें तो वो ये वाई मैप। अब आज तक की, अभी तक की क्लास का जो क्रक्स, आज तक की जो अभी तक की क्लास, उसका जो क्रक्स है वो ये निकल के आ रहा। अगर मैं मोल से मास तक जाना चाहता हूं, यानी सैंपल के मास तक पहुंचना चाहता हूं, तो मोल्स से मास तक आने का तरीका आपको मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अभी बात हुई थी हमारी, उल्टा हमने पढ़ा था, सैंपल का अगर मास गिवन हो तो मोल्स तक कैसे जाते थे, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट से डिवाइड करके। वैसे यहां पर भी है, अगर मास से मोल्स तक जाना है तो डिवाइड कर दीजिएगा, मोल से मास तक आना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही। अगर मुझे किसी भी गैसियस सिस्टम के मोल्स पता हो एसटीपी पर, तो उसका एसटीपी पर वॉल्यूम निकालने का तरीका 22.4 से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। तुमने देखा था अभी, 22.4 का मतलब 1 मोल, यानी 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा एसटीपी पर वो 22.4 होगा। तो अगर वो 2 मोल है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम पे पहुंच गए। अगर वॉल्यूम गिवन है एसटीपी पर उस गैस का, तो मोल्स निकालने के लिए आप 22.4 से डिवाइड कर दीजिएगा। यानी मोल से मास तक आया जा सकता है, मोल से एसटीपी पर वॉल्यूम निकाला जा सकता है किसी भी गैस का, और मोल से ही आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम अब तक करते चले आ रहे हैं। अगर आपको मोल से पार्टिकल्स तक जाना है तो आप अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करिए। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से वापस मोल तक आना है तो आप अवागाड्रो नंबर से डिवाइड करिए। यानी मेरे कहने का मतलब है, ये जो वाई मैप है हमारे सामने, ये अब तक की दोनों क्लासेस का एक निचोड़ है। बस जिस बच्चे को ये निकालना आ जाए, प्लस थोड़ा सा वो यू वाली बात या थोड़ा सा जो कैलकुलेशन हमने की थी न्यूक्लियॉन्स वगैरह की, अगर वो बात और याद कर ली जाए तो ये हमारा एक पर्टिकुलर लेवल खत्म होता है जो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जिसमें अभी मोल कॉन्सेप्ट यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट ही नहीं हुई है। समझने की कोशिश करना, अभी वो स्टार्ट होना बाकी। यानी अब तक हमने क्या सीखा है कि आपको सैंपल के मोल्स निकालने आते हैं। सैंपल के मोल्स निकालने के आपके पास ये 3 तरीके हैं। सैंपल के मोल से आप इन तीनों के पास जा सकते हैं, और कहीं से भी कहीं जाना चाहें, जैसे सपोज अगर मुझे यहां से आना है तो आपके पास एक ही रास्ता है, पहले आप वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करके मोल्स तक लेके आइए, और फिर मोल्स को नंबर तक ले जाने के लिए अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करिए। अगर आपको यहां से यहां आना है तो उसका भी आपके पास एक ही तरीका है, पहले नंबर से मोल्स निकालिए अवागाड्रो नंबर से डिवाइड करके, और फिर मोल्स को मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करके मास निकालिए। यानी आप कहीं से भी कहीं जाना चाहते हैं, आपको ये मोल वाला पाथ फॉलो करना पड़ता है। ये जनरली बुक्स में बोला गया है, लेकिन मैं तुमको बात कर चुका हूं कि सर बेटा तुम्हें ये बताया गया है कि अगर आपको नंबर और मास को लिंक करना है तो आप मोल को बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि मास को एक पार्टिकल के मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्ट निकाले जा सकते हैं। इसमें मोल्स कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, और ये हम जानते हैं। लेकिन फिर भी जैसा बुक्स कहती हैं, अगर उसी के बारे में बात करें तो ये वाई मैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये सजेस्ट करूंगा और तुमसे ये उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट क्लास जो कल होगी उसमें हर बच्चे को ये वाई मैप पूरी तरह से रटा होना चाहिए। यहां से यहां जाना है सर, ये कर दिए, डिवाइड कर दिए, यहां से आना है सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर से नीचे जाना है सर, पहले ये निकालिए फिर ये निकालिए। क्या करना होगा, एक एक स्टेप रटे होने चाहिए ताकि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के सवाल आसानी से सॉल्व किए जा सके। तो आज जो है हम इतना ही करते हैं, और बड़ा आसान है ना। धीरे धीरे करके आप थोड़ा सा डीपीपी जरूर सॉल्व करना, क्योंकि हम लोग डीपीपी जो दे रहे हैं उसमें कुछ वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो हमने अभी क्लास में करी।
और आज और कल की डीपीपी मिलाकर तुम्हारा एक पर्टिकुलर कैटेगरी सॉल्व होने जा रहा है कि सर पार्टिकल्स कैसे निकलते हैं, एटम्स कैसे निकलते हैं, प्रोटॉन्स कैसे निकलते हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, और उसके बाद फिर हम रिएक्शंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट करेंगे जिसको आप स्टोइकियोमेट्री या मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं, और वो भी आसान। तो आज इतना ही करते हैं भाई, फिर अब नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात करते हैं, ठीक है। थैंक यू।